बॉडी, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि दो बॉडी जिनके पास यदि मास है, ठीक है भाई, मास यदि है उनके पास, तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या रिपल्सिव फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव लगता है, ध्यान रखेंगे, अट्रैक्टिव हमेशा लगता है, ठीक। कोई दिक्कत बोलो? नो सर। एग्जैक्टली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, लेके ध्यान सुनेंगे सभी से, सभी लोग। ये तो फालतू का खैर है, ये सब कोई ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। तो इतना समझ में आ गया कि आप ये माइंड में सेट कर लिए, यदि दो बॉडी के पास यदि मास है तो 100% उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चों। क्या पॉइंट हो गया? बोलो। यस सर। अब इसका बहुत ज्यादा देखो, ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह, आपको बहुत जगह इसका उदाहरण देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि आप ये समझो कि यहां पर मान लो अपना ये अर्थ है, सुना भाई, ये अर्थ है, ठीक है। माइक ऑफ कर लेंगे जिन बच्चों का ऑन है। अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर आपको पता है कि कौन रोटेट करता है अर्थ के चारों ओर, मालूम है? यस सर। यस सर। कौन कौन? मून। हाँ, अर्थ के ऑर्बिट में मून क्या होता है? चारों ओर रोटेट करता रहता है। ये बच्चों आपको ध्यान आना चाहिए, क्या होता है? अर्थ के चारों ये ऑर्बिट में ये रोटेट करता है। तो एक्चुअल में ये रोटेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है? क्योंकि कोई बॉडी मान लो सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए इस पर एक सेंटीपिटल फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सर्कुलर वगैरह में थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो बिना सेंटीपिटल फोर्स का कोई बॉडी रोटेट ही नहीं कर सकता है। क्या बच्चों क्लियर हो रहा है? बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? इन दोनों के बीच में जो लगेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या होता है कि ये रोटेट करता है बच्चों। ये बात ओके? पूरा जल्दी से बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा। तो ये इंट्रोडक्शन में इतना ही है। मतलब ये समझ लो कि इस इंटायर चैप्टर में आपको केवल ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, इसी के बारे में पढ़ना होगा। तो मैं एक सिंपल आपसे पूछता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है? बोलो। मैं आपसे पूछूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगेगा? मतलब नॉन जीरो मास वाले बॉडी के बीच में या फिर जीरो मास वाले बॉडी के बीच में लग सकता है? नॉन जीरो। नॉन जीरो। मतलब ये देखो, एक बात तो कंफर्म हो जाओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं? पहली बात तो ये पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोल रहा हूं आपसे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मैं देखिए दो लिख देता हूं, ये दो पॉइंट। पहला पॉइंट, ये नेचर में कैसा होता है बेटा? ये अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये ध्यान रखें। नेचर में हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। दूसरी बात, ये हमेशा किसके बीच लगता है? दो बॉडी के बीच में लगता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको लगाना है तो दो बॉडी के बीच में लगता है। तो नीचे लिखेंगे क्या, एक और पॉइंट क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन किसके बीच? टू बॉडीज, ये ध्यान रखें, दो बॉडी के बीच में लगता है, ठीक है बच्चों। मतलब मैं यहां पर एक बॉडी लेता हूं, इसका मास मान लो कैपिटल M1, और एक दूसरा मास लेता हूं M2, इनके बीच में लगता है। इन दोनों को पहले मिला लो एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ध्यान रखना, ये उल्टा दायां बायां ऊपर नीचे मत लगा देना, इन दोनों को लाइन में मिला लो, एक सीधे लाइन में मिला लेना, ठीक है। तो जो भी फोर्स आएगा वो एक लाइन में, यानी इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा ना, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, इस पर F, इस पर भी F, ठीक है। तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? वो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। देखो इस पर है आपका लेफ्ट साइड, इस पर क्या है? राइट साइड है। देखो यहाँ पर ये क्या है? ये राइट में है और ये क्या है? लेफ्ट में। तो दोनों पर क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या बच्चों ये ओके? बोलो जल्दी से। यस सर। एग्जैक्टली। तो इसको इरेज करके मैं आगे बढ़ूं? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, आप डाल दो इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लिख लो कि क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और क्या वो आगे मैंने लिखा है कि एक्ट बिटवीन दो बॉडी के बीच में ही लगेगा। लिख लिया? बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. सपोज मैं इसे F1 कर देता हूं, सुना बेटा, इसे F1 करता हूं, इसे F2 करता हूं, ठीक। तो यहां पर F1 फोर्स का वैल्यू, ठीक, और उसके बाद F2 फोर्स का वैल्यू, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होगा, मैंने बोला है मैग्नीट्यूड में बोला है सेम, ठीक। एंड ये डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे के क्या बेटा, Opposite. अपोजिट है। तो एक फोर्स आपका लेफ्ट में है तो एक फोर्स राइट में, यहां से यही मालूम चला। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो। Yes, sir. ये ध्यान Yes, रखिए, sir. लिख लीजिए, भूल जाएंगे, नोट करिए। हो गया नोट, जल्दी बोलो। Yes, sir. आगे Yes, बढ़ो, sir. चलो। अब देखिए यहाँ पर न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ मैं बोल रहा था ना, एग्जैक्टली अब यहाँ शुरू हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिए, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है ना, इसके हिसाब से आप ये समझ जाओ, माइंड में आप सेट कर लो, ध्यान सुनना मेरी बात को जो बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से क्या यहाँ पर पॉइंट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है भाई। तो इस लॉ के हिसाब से मैं आपको बता दूं बेटा कि दुनिया में जितने भी, मतलब आप ये जितने भी, मतलब यूनिवर्स में बॉडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उन सभी के बीच में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यहाँ लिखा हुआ देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट, ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉइंटर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई दे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बॉडी इन यूनिवर्स, मतलब जितने भी बॉडी है यूनिवर्स में, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, ठीक। मतलब आप ये समझ लो कि दुनिया में जितने भी बॉडी है ना, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके, जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली आपको ये पता रहना चाहिए, मतलब दुनिया में जितने भी बॉडी हैं, सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। तो यहां से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्स में जितने भी मतलब बॉडी हैं, ठीक है भाई, सब एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहा है, देख रहे हो, अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है बच्चों, एक फोर्स लिखा है ना, एक फोर्स अट्रैक्ट करता है। अब बोला है कि विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अच्छा, एक लाइन का मतलब नहीं समझ में आया लॉ में, नहीं आया समझ में, मतलब इसी लॉ को मैं आपको दो पार्ट में समझाऊंगा बेटा। दो पार्ट कहने का मेरा क्या मतलब है, मैं समझा रहा हूं, दो पार्ट कहने का सेंस मेरा क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनना सही से। देखो, पहला इसमें बेटा स्टेटमेंट ये है कि भाई यहाँ पर जो फोर्स है ना, ये इन दोनों के बीच में, देखो यहाँ पर ये जो फोर्स आएगा इन दोनों के बीच में, ये फोर्स आपका क्या होगा बेटा, ये फोर्स आपका मतलब दोनों बॉडी का जो मास है ना, उसका क्या होगा, जल्दी से बोलो, उसका मास का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बोलो। Directly proportional. एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां बोला, ये बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब मैं यहां पर लिखूंगा कि F प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, M1 M2, ये पॉइंट पहला हो गया बच्चों, ये पहला स्टेटमेंट हो गया लॉ का पहला पार्ट, ठीक। तो आप चाहे तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा यहां पर ये होगा बेटा, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या बोला जल्दी से बोलो। Inverse square law. अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, यहाँ देखो, देखो यहाँ पर बोला यही, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है भाई। यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसका प्रोपोर्शनल है, देखो इनवर्सली लिखा हुआ है, तो इनवर्सली मतलब 1/, में आएगा। Yes, sir. Yes, sir. इनवर्सली मतलब 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक बॉडी आप यहां लेते हो, एक बॉडी आप यहां लेते हो, तो इसका सेंटर यहां पर है, इसका सेंटर यहां पर है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने मान लो क्या मान लिया, मान लो आपने मान लिया आर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो आर आपका है, कैपिटल आर यहां पर, तो ये क्या होगा, इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये पॉइंट ओके, जल्दी से बता दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये छोटा छोटा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा कोई यहाँ पर हाईफाई कुछ भी नहीं है, और मुझे ये इतना लिखा के भी ये सब कोई फायदा नहीं है। तो फाइनली आपको दो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, क्या क्या यहाँ पर, क्या क्या, जल्दी बोलो, कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसका प्रोपोर्शनल है, जल्दी से बोलो। ये यहाँ पर एक फोर्स लिखा नहीं है, Product of masses. हाँ, तो ये फोर्स लिखा, ये कौन सा फोर्स है, जल्दी बोलो।
ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जैक्टली ये आपका बोल रहा है किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ध्यान रखेंगे ग्रेविटेशनल। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप चाहे तो यहाँ आप इसके जगह ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्लियर है, बोलो। और दोनों को क्लब करोगे तो यही मिलेगा ना, जल्दी से बोलो। यस एग्जैक्टली दोनों को क्लब करोगे तो यही मिलेगा। अच्छा बेटा यहाँ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, मालूम है ना आपको। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, जल्दी से बोलो। कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, जी है। तो जी को हम क्या कहते हैं, जी इज बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे जी का वैल्यू बता सकता है, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो। 0.98। अरे बेटा जी का वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी का वैल्यू कितना होता है, कोई बच्चा आपने बताएगा। 6.6। 0.67 into 10 to the power minus 11। हाँ इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बोलो, यूनिट। nm square न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन। इधर से जाएगा क्या चीज, इधर से जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो क्या होगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और नीचे केजी इंटू केजी, तो पर केजी का स्क्वायर। क्या ये बात ओके, जल्दी से बोलो। यस जल्दी से स्टेटमेंट लिखो नीचे। बच्चा लोग जल्दी से नीचे लिखो, पूरा लाइन नोट कर लो अच्छे से, बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, यहां पर आप यहाँ पर एक फोर्स लिखा है ना, अब फोर्स लिखा है, अब फोर्स की जगह आप क्या लिखेंगे, भूल गया बेटे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। यहां पर स्टेटमेंट है ना ऊपर लिखा हुआ अ फोर्स, अब फोर्स की जगह आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जैक्टली नीचे लिखो, नीचे लिखो, लिख रहे हो क्या। यस जल्दी बोलो, नीचे लिखो। और आप चाहे तो स्टेटमेंट को दो पार्ट में कर सकते हैं। यहां पर मैं स्टार्ट यहां डाल रहा हूं, यहां पर स्टार्ट आपको दिख रहा है क्या बच्चों। यस सर। यस आप यहां चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो, क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स डाल दो यहां पर स्टार्ट की जगह, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इतना डाल दो, यहां भी स्टार्ट की जगह भी डाल दो। नोट हो गया स्टेटमेंट। yes sir। यस सर। सारे बच्चों को जल्दी बोलो। यस सर। सर 1 मिनट। हाँ एक और बात, ये बेटा जी है ना, ये जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब समझते हो, यूनिवर्स के किसी भी स्थान पे चले जाओ, जी का वैल्यू सभी जगह क्या होगा बेटा, सेम होगा। कई बात ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली पता रहना चाहिए, ठीक। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, हो गया नोट, जल्दी बोलो। यस No, सर। sir। यस इरेज कर दूं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। अब आगे देखो, आगे देखो, हो गया हो तो आगे देखो। अब एक आपसे सवाल मैं पूछूंगा, हालांकि ये छोटा छोटा चीज था, मैंने आपको बता दिया, छोटा छोटा पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि इतना मैं ये आपको नोट्स, अच्छा चूंकि ये बना बनाया आपको नोट्स मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। तो बना बनाया आपको नोट्स एकदम अच्छे से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भाई। अब आप यहाँ देखिए, ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा सा ग्राफ को समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़ पा रहे हो, और ये क्या लिखा है देखो, यहाँ पर एक लिखा हुआ है वेक्टर F12, ठीक, और एक लिखा है वेक्टर F21। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बच्चा बोलेगा रिद्धि। F12। हाँ नहीं मैं बताता हूँ, सुनो, F12 का मतलब क्या मैं बोलता हूँ, देखो एक्चुअल में बेटा ये जो है ना, ये फोर्स किस पर लग रहा है, सेकंड पर लग रहा है, लेकिन किसके वजह से, ड्यू टू सेकंड। नीचे लिखो, नीचे लिखो, ये वाला पॉइंट ऐसे लिखो, मैं लिखा रहा हूं आपको अच्छे से, नीचे पॉइंट लिख लो, F12 और ऐसा डाल दो, और नीचे इसमें स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखा हूं मैं, लिखा हूं, बोलो। yes sir। नीचे लिखो
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, gravitational force on first body due to second body. ओके बेटा, लिखा हो जल्दी बोल। यस सर। हाँ, अगला लिखो पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा ये है यहाँ पर F21, लिख लिया, बोलो। Yes. हाँ, F21 क्या, जल्दी से बोलो F21। Force on second body. क्या चीज, मुझे नहीं आ रहा है आपकी भाषा। Gravitational force बोलो। on second body. देखो एक्चुअल में ये फोर्स किस पे बता रहा है, ये फोर्स सेकंड वाले पर लग रहा है, लेकिन किसके कारण लग रहा है फोर्स? फर्स्ट बॉडी। हाँ, तो नीचे लिखो, यहाँ पर लाइन नीचे लिखो, नीचे लिखो F21 क्या है? तो इट इज फोर्स ऑन second body force on second body due to first। हो गया बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। Yes, sir. अब आप एक ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आ गया नहीं बोला, ये फॉर्मूला, ये आपको रटा रटाया रहना चाहिए, हमेशा आपके जुबान पे रहना चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. एकदम रटा रटाया रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो रटा रटाया नहीं रहेगा ना, तो हमेशा सवाल में गड़बड़ करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ पर न्यूटन का जो लॉ है ना ग्रेविटेशन, उसका वेक्टर फॉर्म है। देखो, जिस बच्चे को वेक्टर आता होगा, समझो उसके लिए गेम आसान है। मैं क्या बोल रहा हूं, जिस बच्चे को वेक्टर आता है उसके लिए ये गेम बहुत आसान है, ठीक है भाई। सुनना अच्छे से, देखो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, ये बैक वाले में ही, ठीक है। आप ये देखोगे भाई, दो का पोजीशन एक के रेस्पेक्ट में, तो मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। यहां देखो, इधर देखो, इसी में समझ जाओगे। देखो बेटा, आप ऐसे समझो कि मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, आप लोग भी अच्छे से नोट कर लेना, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ इसी में देखो, यहाँ देखो, ये एक M1 है बेटे, इसका पोजीशन क्या मान लूं मैं? R1 मान लूं, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये एक मास यहां पर है, M2 है, ठीक। और इसका पोजीशन क्या मान लेता हूं? R2। कोई दिक्कत है बच्चों? No, sir. No, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ भी पोजीशन हालांकि लिखा हुआ है 2-1 यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसे 2-1 से भी कर सकते हो। तो 2 मतलब आप ये समझो कि किसका पोजीशन, ये मैं तीर ऐसे लगा रहा हूं, तो एक्चुअल में ये किसका पोजीशन बता रहा है, ये बताओ। ये जो तीर है ना, ये तीर किसका पोजीशन बता रहा है वेक्टर के हिसाब से? सोचो तो, बोलो। Position of M2 with किसका पोजीशन respect to बता रहा है? ये M1. तीर बता रहा है किसका? सर दोनों का रिजल्ट है। देखो रिजल्ट है नहीं, आप ऐसे पहले बात को समझो, आप ये सही से भूल चुके हो। ये एक्चुअल में जिसको तीर लगता है ना, उसका पोजीशन बताया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में? जहां से चला है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। तो बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए दिक्कत यहाँ पर तुम्हें हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर ये ऑरिजिन है आपका, ठीक है भाई। तो ऑरिजिन है यहाँ पर, ये आपका ऑरिजिन यहाँ है, ठीक है, ये ऑरिजिन है। तो यहां से देखो, ये ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पहले का पोजीशन, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? दूसरे का पोजीशन। तो आप मुझे ये बता दो ना कि ये एक्चुअल में किसका पोजीशन है, ये वाला किसका पोजीशन है? ये तो ये है किसका? सेकंड का पोजीशन है, किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। क्या बेटा बात समझ में आया? बोलो। यस सर। Yes, 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 sir. ध्यान रखेंगे, मैं ये चीज कह रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे आप ये चीज से। तो बेसिकली आप ये थोड़ा एकदम छोटा चीज, ऐसा हाईफाई नहीं कि समझ में नहीं आएगा। आपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा, तो यहाँ देखो टेल हेड का कॉम्बिनेशन यहाँ है, डेट मीन्स R1 प्लस R21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2। क्या बेटे ये ओके? जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो R21 बराबर क्या होगा? R2 माइनस R1।
बेटे ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या है, मैं लिखूंगा, मेरी बात को सुनो, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी। क्या ये बात ओके, जल्दी से बताओ। Yes, sir. एग्जैक्टली ये नोट कर लीजिए, ये फोटो बना के आप नोट कर लें, नहीं तो आप पछताएंगे बाद में, दिक्कत होगा, ये नोट करें अच्छे से आप। सर मुझे ना समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा, वेक्टर नहीं पढ़ा पहले? पढ़ा है सर। हाँ तो इसमें ये पोजीशन वेक्टर लिखने में दिक्कत हो रहा है क्या तुम्हें, बोलो, तो मैं बता दूंगा फिर से, टेंशन नहीं लो। पहले ये सर लॉ आपको, पहले ये लॉ समझ में नो आया आपको, ये लॉ समझ में आया, बोलो। सर। लॉ समझ में नहीं, लॉ में क्या दिक्कत है, ऐसा हुआ? देखो लॉ एक्चुअल में क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, देखो आप ये स्टेटमेंट को पहले समझो कि दो बॉडी के बीच में फोर्स आएगा, मुझे बता दो कि क्या यहां पर मान लो ये अर्थ है या कोई भी दो मैं बॉडी लेता हूं, तो इन दोनों बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, पहला स्टेटमेंट तो ये है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या फैक्टर है, क्यों लग रहा है, क्या कारण है, ये इतना तो खैर अभी मत जाओ डेप्थ में, ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या है कि दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्टिव ऐसा होता है या ये सेकंड वाला केस होता है, ये बताओ कौन सा केस है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला केस है, यानी ये वाला गलत है, ठीक। तो अट्रैक्टिव फोर्स जितना, अब देखो अट्रैक्टिव लगेगा तो मान लो इस पर लगा 5 न्यूटन का, तो इस पर भी क्या होगा, 5 न्यूटन का ही तो होगा। क्यों 5-5 का, मैंने बोला कि भाई इस पर भी देखो, यहां जितना मैग्नीट्यूड में इस पे है उतना ही मैग्नीट्यूड में इस पे ही है, दोनों पे मैं सेम कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं सेम, क्यों कह रहा हूं सेम, बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि जितना फोर्स पहले पर लगेगा उतना ही फोर्स दूसरे बॉडी पर भी लगेगा। क्यों? एक्चुअल में ये एक्शन रिएक्शन का पेयर सभी जगह आएगा। मैंने आपको शुरू में जब पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन, आप याद कर लो, तो वहीं आपको मैंने बहुत सुंदर लाइन से लिखाया था कि याद रखिए फोर्स कभी भी अकेला नहीं आता है, आता है तो अपने साथ एक लेके आता है। जैसे देखो इस बॉडी पर फोर्स लगा ना, तो इस पर भी लगा है, तो ये फोर्स किसके कारण आया, इसके कारण आया, ठीक है। तो ये यदि एक्शन है ना, तो ये आपका रिएक्शन होगा। क्या बच्चों ये ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ये ध्यान रखना चाहिए। तो एक्शन रिएक्शन का पेयर सभी जगह रहेगा, ये ध्यान रखो। अकेला एक फोर्स अपने ये नेचर में कभी एग्जिस्ट करेगा, सिंगल फोर्स कभी, बोलो। नो सर। कभी नहीं आया है ना, तो अपने साथ वो किसी न किसी को लेके आया है, ये बात ध्यान रखिए आप इस बात का, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया पहला पॉइंट। तो ये अब ये किसी एक बॉडी पर जैसे देखो ये लग तो रहा है, दोनों के बीच में लग रहा है, क्योंकि जितना इस पे लगा उतना ही इस पे लगेगा। अब मान लो कल को मैं गायब कर दूं, ये गायब हो गया, तो केवल इस पर अपने आप लगेगा फोर्स, क्या बोलो? नो सर। नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक बॉडी गायब कर दिया, तो क्या होगा, फोर्स लगेगा नहीं, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? अरे इसके आसपास में कोई दूसरा मास होगा तभी तो। जैसे मान ले एक मास यहां रख दे तो इन दोनों के बीच में फिर लगेगा, एक मास यहां रख दे तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन मास ही जब नहीं हो तो क्या यहां पर अट्रैक्शन फोर्स वगैरह कोई लगा पाएगा इस पे, बोलो? नो सर। नहीं लगा पाएगा। तो ये चीज तो पहला ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको ये क्लियर हो रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स नेचर में कैसा होता है? यस सर। एग्जैक्टली ध्यान रखना चाहिए। तो नेचर में कैसा होता है, जल्दी बोलो? अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होता है, ओके ठीक है। अब आप ये ध्यान रखिए अट्रैक्टिव होता है। अब ये क्या होता है, हमेशा ये अट्रैक्ट करने का काम करता है। जहां मास होगा ना, तो ये सभी जिसमें मास है वो सबको अट्रैक्ट करता रहेगा आपस में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा मैंने बोला आपको लाइन में स्टेटमेंट में, ये आप याद कर लीजिए अच्छे से कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जिन दो बॉडी के बीच में आता है, जैसे देखो ये M1 और M2 पर मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूं, तो इन दोनों के मास का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात तो ये मैंने लाइन बोल रखा है बच्चों, ठीक है। तो ये सत्य है, ये ध्यान रखिए। ये न्यूटन साहब ने दिया था, कैसे ये मतलब एक्सपेरिमेंट करके लाया रिजल्ट मैं नहीं जान रहा। आ रहा बात समझ में, बोलो? यस सर। एग्जैक्टली पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ये जो F है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये R इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है, बोलो? जल्दी बोलो। यस सर। दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। दो पॉइंट में क्या क्या बोलो आप, तुम ही बोलो मुझे, ये मैं इरेज कर रहा हूं। डायरेक्ट बोलो, ये टाइम वेस्ट करने वाला टाइम नहीं बेटा, जल्दी से बोलो।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के प्रोडक्ट के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों नहीं होगा। ऐसा बोलो, देखो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडी का जो मासेस है उनके प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है, ये बोलो बराबर है, प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है। दूसरा मैंने बोला यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में क्या दिक्कत हो रहा है, समझ में भी नहीं आया क्या? सर ये समझ में आया, ये फिगर समझ में नहीं आया। कौन सा फिगर? ये जो आप बनाए हैं। ये वाला? यस सर। अच्छा, ये तुम्हें नहीं समझ में आया। देखो मैं बताता हूँ, मेरी बात को सुनो, मैं इसको इरेज करके एक बार फिर से समझा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो तुम्हें फिगर नहीं समझ में आया, ये गड़बड़ बात है ये। देखो ऐसे में फिर दिक्कत हो जाएगा ना बेटा, इसका मतलब तुमने वेक्टर नहीं पढ़ा। पहले मुझे बताओ कि एक वेक्टर मैं ए लेता हूँ, सुना अच्छे से, एक वेक्टर मान लो यहाँ पर सी लेता हूँ और एक वेक्टर मान लो मैं डी लेता हूँ, तो इन तीनों में रिलेशन क्या है बेटा, जल्दी से बोल तुम, इन तीनों में क्या रिलेशन? सर डी रिजल्टेंट वेक्टर है ए और सी का, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। मालूम है ना? यस सर। ठीक है, ये मालूम है, इसको भी खत्म करते हैं, इस पे भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब छोटा सा एक और पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनना अच्छे से। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब मैंने यहाँ पर स्पेस में कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर पॉइंट का नाम मालूम क्या है, P है पॉइंट का नाम। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है मैंने, अरे यार हाँ, यहाँ पर कोई पॉइंट मैं ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो पॉइंट का नाम मैं कुछ रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट का नाम कुछ रख दो, पॉइंट का नाम क्या रख देता हूँ मैं, पॉइंट का नाम मान लो P रख देता हूँ। P का अपना कोऑर्डिनेट होगा x, y समथिंग कुछ। ठीक, तो एक्चुअल में ये पोजीशन वेक्टर R है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर, ये बोलो किसका पोजीशन है? पी का। ये ऑलरेडी आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, पॉइंट पी का। हाँ P का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, बोलो। यही चीज तो सीखना है आपको, ये चीज समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है, ये वेक्टर का चीज है, जल्दी बोलो। ये पोजीशन आप आर बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूं, आपकी बातों से सहमत हूं, ये पी का है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है? पता नहीं। ओहो, ये कहां से चला, ये बताओ कहां से चला है? ओ से चला है ना? ओ से। तो ओ के रेस्पेक्ट में, ओ से चला है तो ओ के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। समझ में आया बोलो अभी? यस सर। एग्जैक्टली, ये ध्यान रखिए इस बात का। अब आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगा, ध्यान सुनते चलो अभी, क्योंकि मुझे पता है देखो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। अभी एक और सवाल देखो, ये पॉइंट स्मॉल ए और ये पॉइंट स्मॉल बी, ये वेक्टर आर है, तो ये किसका पोजीशन वेक्टर, ये बोलो, बोलो। बी का। बी का है, ओके, किसके रेस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। हो गया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं उसमें। यस नहीं सर। नहीं है बस में क्या बीबी? नहीं सर आगे। तो यही चीज मैं ग्राफ पे उस समय दिखा रहा था, आप बिल्कुल एकदम अचंभित हो गए, सर आपने क्या लिखा दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। बेटा देख यहाँ ध्यान से, ये y एक्सिस तुम्हारा, ये x जो भी तुझे मानना है मान ले, नो प्रॉब्लम, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक मैं मास ले रहा हूँ, ये मास मेरा m1 है, ये पोजीशन वेक्टर मैं r1 मान रहा हूँ, और ये पोजीशन यहाँ पर ये मास m2 ले लो, ये पोजीशन वेक्टर इसका क्या मान लो आप, r2 मान लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तीर खींच दो, लगा दो तीर। तो अब ये आप सोचो कि ये एक्चुअल में किसका पोजीशन बता रहा है, ये वाला, ये जो तीर नहीं वाला, ये किसका पोजीशन है, बोलो। ये भी पोजीशन वेक्टर, लेकिन किसका पोजीशन वेक्टर, ये बता दो बस। M2 का। M2 मतलब सेकंड वाले का, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। सेकंड No, वाले, हाँ सेकंड वाले का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ये बात ओके बोलो। यस सर। एग्जैक्टली बेटे, अब ये बता दो कि यहाँ पर तीनों में रिलेशन में लगाऊंगा तो रिलेशन क्या यही आएगा, बोलो जल्दी से देखो। यस सर। और इसको सॉल्व करो तो क्या ये यही आएगा, बोलो। यस सर। और यहाँ क्या लिखा देखो, ये पोजीशन वेक्टर किसका है, सेकंड का है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ये बात ओके बोलो। यस सर। एग्जैक्टली
तो कोई ऐसा बच्चा है जो कंफ्यूजन में, हाँ सर मुझे समझ में अभी भी नहीं आया, क्या आपने पढ़ा दिया, बोलो। नो सर। नो चलो सर। ठीक है बेटा, तो दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम इसमें वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, तो ये सब कुछ आपका चकाचक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो बेटे ये R21 है, सपोज R21 है, और यहां पर एक मान लो मास है आपका, क्या चीज, ये M2 है और ये M1 है। अब आप लॉजिकली सोचो, यहाँ पर देखो, मैं इसी चीज को थोड़ा सा अलग वे में दिखाना चाह रहा हूँ। ये मास आपका कौन है, मास ये M1 है, और यहाँ पर एक दूसरा मास है आपका, यहाँ पर कौन है, ये M2 है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा क्या, इस तरफ लगेगा, और इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो ये हो गया किस पर, सेकंड पर फर्स्ट के कारण, ये हो गया किस पर, फर्स्ट पर सेकंड के कारण। क्या बच्चा लोग ओके या कोई दिक्कत है, ये बोलो सर जल्दी ओके। बोलो, सारे बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ओके, तो बेटा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर F1 F12 यानी फर्स्ट पर सेकंड के कारण किसके पैरेलल, ये बोलो जल्दी बोलो, F12 पैरेलल किसके पैरेलल है, M1। M1 यहाँ पर कोई दिशा ही बता नहीं रहा, M1 तो अपने आप मास स्केलर है, पास दिशा थोड़ी होता है। R21 के पैरेलल है। हाँ तो आप ये यहाँ लिख सकते हो कि F12 पैरेलल टू, इस फोटो के हिसाब से R21। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि F21 एंटी पैरेलल, यहां लिखोगे क्या चीज लिखोगे, एंटी पैरेलल एक्चुअल में ये, ठीक है, ये किसके एंटी पैरेलल है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा एंटी पैरेलल, F21 एंटी पैरेलल, किसके एंटी पैरेलल, जल्दी से बोलो, तो R21 के। क्या ये बात ओके, जल्दी से बता दो। यस। यस सर। तो आप ये फोटो भी बना लें, आप ये लिख भी लें, ये फोटो बनाइए, यस सर। और ये लिख लिया आपने, जल्दी बोलो। यस सर। सभी बच्चों ने लिख लिया मेरा, जल्दी बोलो। सर 2 Yes, मिनट। बेटा ये कुछ छूटना नहीं चाहिए, मैं पहले कह रहा हूं, गलती से भी आपने कुछ छूट दिया ना तो बहुत परेशानी होगा, इसलिए अच्छे से नोट करना, नोट करने में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ जैसे डाउट पूछ रहे हो ऐसे खूब डाउट पूछो, तो ही आपका कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया होगा, क्लियर होगा, ध्यान रखना। हो गया, जल्दी से बोलो। यस। चलो तो अब बच्चों मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से बता दो। यस सर। यस सर। अब एक Yes, मेरा sir. सवाल है, मेरा एक सवाल है, सवाल छोटा सा सुनो, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो कोई एक वेक्टर है ए, सुना, एक वेक्टर ए है, मतलब अननोन है ये, ए बराबर अननोन, सुनना, वेक्टर का ज्ञान मैं आपसे चेक कर रहा हूं, ए अननोन, आई डोंट नो, ये आपको पता लगाना है। लेकिन यहां बोला है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक, ये आपको गिवन है, गिवन है ये, ठीक। और बोला है कि वेक्टर ए पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। तो आपसे बोला है वेक्टर ए क्या होगा, बता दो मुझे। तो आप में से कोई बच्चा ये है कि निकाल लेगा, जल्दी से बोले, सवाल को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, ए बराबर अननोन, गिवन क्या है, वेक्टर ए आपका क्या है, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड में किसके बराबर, सी के मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन ए आपका पैरेलल है किसके, ए पैरेलल है, ए किसके पैरेलल है, तो आंसर है बी के पैरेलल है। तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ, निकाल लोगे, निकाल लोगे, क्वेश्चन जल्दी से लिखो।
जल्दी बताओ हुआ या नहीं हुआ, क्विकली बोलो, टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है अपने, टाइम जितना वेस्ट करोगे उतना ही नुकसान आपका होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हो गया बेटा, जल्दी बोल, मैं बताऊं? यस यस सर। Yes. मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। देखो सबसे पहली बात तो ये देखिए, मैं आपको सिंपल लाइन में बोलूं कि वेक्टर ए, सबसे एक काम करते हैं ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनना मेरी बात को। देखो दो वेक्टर यदि पैरेलल है, सुनना बेटा, दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, देन इनका यूनिट वेक्टर ऑल्सो इक्वल। उड़ गया तुत्ता, उड़ गया ना? जल्दी बताओ, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात आप No, समझ पा sir. रहे हो? हाँ? सर एक बार No, sir. repeat कीजिए तो। अरे बेटा मैं इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ, सुनो। देखो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है, तो दोनों तो पैरेलल है ना, दो वेक्टर यानी बराबर है, यानी आप ये क्या है, पैरेलल है। तो बेटा पैरेलल है तो आप खुद सोचो कि दोनों का दिशा यहाँ पर सेम होगा कि नहीं होगा, ये बता दो मुझे। Yes, sir. Yes. सर। दोनों का दिशा सेम होने का क्या मतलब है? दोनों का दिशा सेम होने का मतलब ये है बेटे कि उनका यूनिट वेक्टर क्या है, बराबर है, यही कह रहा है। नहीं आया समझ में भी तुम्हें? Yes, sir. आ गया. यस सर, Sir, आ गया। आ गया. किसी बच्चे को अभी भी इसमें दर्द है क्या, मैं जो कह रहा हूँ स्टेटमेंट बोलो? No, sir. नो सर। यदि पैरेलल है तो उनके यूनिट वेक्टर बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि बेटा दिशा सेम है। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। ये लिख लें, ये लिख लें, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, हमेशा तुम्हें परेशान करेगा, हमेशा। लिख लिया बोलो? यस सर। Yes, sir. तो आई होप मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, ये खत्म कहानी, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते। देखो तो बेटे अब यहां सुनना सही से, मेरे को ये मालूम है टाइम चूंकि वेस्ट नहीं करना मैं चाह रहा हूं। तो ए कैप इक्वल टू क्या होता है, यू नो इट, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक? और यही Yes, चीज sir. बराबर किसके, बी कैप के। तो आप जान रहे हो बी कैप एक्चुअल में क्या होता है, वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ बी होता है। आई होप आप ये समझदार हो, समझ रहे हो, ये दोनों चीज बराबर बेटे, ये दोनों चीज बराबर, यही बोला ना क्वेश्चन में, ये ना, ये Yes, पैरेलल sir. है, ये और बराबर होने चाहिए। तो मैं वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए करने वाला हूं, बराबर वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ बी कर दूंगा, ठीक? बच्चों मुझे वेक्टर ए चाहिए था, मैं ऐसे रखूंगा, मॉड ऑफ ए नो प्रॉब्लम, इनटू में वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ बी, ठीक? बराबर ए का देखो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, सी को आप जान रहे हो, सी का मैग्नीट्यूड डाल दो, इनटू वेक्टर बी आप नहीं जान रहे हो, ठीक, डाल दो ऐसे, अब बाय मॉड ऑफ बी, आ गया, मिल गया वेक्टर ए। ये तरीका एक है, वे है अपना। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे वेक्टर ए निकाला मैंने? Yes. जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप इसे नोट कर लेंगे। Sir, कर लिए. इरेज कर दूं? Yes, sir. एक मिनट सर। जल्दी करो जल्दी करो, मैं इसको इधर को इरेज करता हूँ, इधर। मिटा दूं? यस सर। बेटे अब ये खत्म आपका है ना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट हुई नहीं मुझे करवाना है, ठीक है? क्योंकि जितना अभी है ना टॉपिक है ना, खत्म करना ना बड़ा एकदम मुश्किल अभी है, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं खत्म करूंगा बहुत परेशानी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर सब कुछ तो हो चुका है, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप ये गौर से देखो, तो R21, ठीक है भाई, R21 का वैल्यू आप अपने हिसाब से चाहो तो वेक्टर R भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेट ऐसा मैं मान लेता हूं, लेट ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है? बाद में मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, रिप्लेस में कर दूंगा, ठीक है? और R21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ R के बराबर होगा, और इसे चाहो तो आप R मान सकते हो, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट मैं मान रहा हूं ऐसा।
अब बेटे अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, आप एक से सवाल मैं पूछता हूँ, एक सवाल ध्यान सुना देखो कि आप गौर से यहाँ देखो तो आपको एक चीज पता चलेगा, क्या चीज, कि यहाँ पर F12 ये एक्चुअल में पैरेलल है किसके, R21 के। देख लो सही से, देखो सही से है या नहीं है। यस सर। Yes, sir. हाँ, लेकिन मैं बात करूं, मैंने जो बनाया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मैंने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से। ये इसके बाद क्या है, एंटी पैरेलल किसके है, R21 के। क्या बेटा बात ये ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। तो ये पॉइंट भी लिख लो, लिख लिया आप सभी लोगों ने। Yes, sir. एरेज कर दूं। यस सर। बेटा अब इसको खत्म करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आपसे सवाल ज्यादा मैं इसमें करने वाला नहीं हूं, बस थोड़ा थोड़ा देखते चलना है, बस ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले बात को हम समझते, देखिए पहले पॉइंट पे आते हैं। देखिए पहला हमारा पॉइंट क्या है बेटा, वो देखो आपने ये देखा कि कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, 1-2 की बात करता हूं। F12 पैरेलल था किसके, R21 के। ठीक, जब ये दोनों पैरेलल है ना बेटा, तो एक बात कंफर्म है कि F12 का यूनिट वेक्टर और R21 का यूनिट वेक्टर बराबर होगा। क्या बच्चों ये बात ओके है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली। तो बेटे यहां से मुझे मालूम चलेगा कि वेक्टर R12 बाय मॉड ऑफ R12 बराबर वेक्टर R21 बाय मॉड ऑफ R21 यूनिट। जल्दी से बोलो ओके बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बेटे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या मिलेगा, तो आंसर आएगा, ये बेचारा चलाएगा इस तरफ, यानी मॉड ऑफ R12 इनटू वेक्टर R21 बाय मॉड ऑफ R21। ठीक, इसे ही आप चाहे सॉल्व करना अच्छे से, तो देखिए एक्चुअल में ये क्या था, देखो G(M1 M2) अपॉन, याद करिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो R21 था ना, इसी को मैंने यहां पर देखो R मान लिया, यानी इसका मैग्नीट्यूड मैंने R मान लिया, तो यहां पर R का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बच्चों जल्दी से बोलो। अरे Yes, ये sir. R है ना, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R21, यही ना R, इसको माना बोलना। Yes, sir. हाँ, अब ये हो गया। इनटू में बेटे क्या होगा, इनटू में देख, इनटू में है R21 वेक्टर, अब बाय मॉड ऑफ R21, मॉड ऑफ R21, तो मॉड ऑफ R21 को मैंने क्या मान रखा है, R ही मान रखा ना, ये देखो ये R ही तो माना मैंने, R। ठीक, तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो G(M1 M2) बाय R का क्यूब इनटू में R21, खत्म। क्लियर है बोलो। Yes, sir. इसको कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया सभी लोगों ने कॉपी? No, sir. जल्दी से करेंगे कॉपी, तेजी से। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो भाई इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये इसका कहानी तो खत्म हो गया, लेकिन बेटा मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आप गौर से जरा देखो, दिमाग लगाओ कि यहाँ पर R21 और F21 एक दूसरे के देखो एंटी पैरेलल है या नहीं है। यस सर। Yes, sir. जल्दी बताओ।
तो एंटी पैरेलल है, इसका मतलब क्या, दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, इसके लिए क्या कंडीशन होगा? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है? बोलो जल्दी बोलो। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो मैं बताता, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये बोलो कि आप ये समझो ऐसा कि एक वेक्टर ए है और ये एंटी पैरेलल है किसके, बी के, तो 100% ए कैप बराबर माइनस ऑफ बी कैप होगा। ध्यान रहेगा? बोलो। Yes, sir. यस कर लो, नोट कर लो, भूल जाओगे तुम लोग, भुलक्कर लाल हो। लिख लिए? बोलो। यस सर। हाँ चलो बेटा, इसको इरेज करते, खत्म कहानी अभी है। ये आपका एकदम छोटा छोटा चीज था, ये खत्म करते, इसको आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, तो बेटे यही दिमाग लगाओ ना आप, यही आप देखो, यहाँ स्टेटमेंट को समझो। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप गौर से देखो तो आपको मिलेगा F21, ये एंटी पैरेलल है किसके, R21 के। ठीक है भाई, R21 के। तो बेटे एंटी पैरेलल है, इसका मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है कि ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, मैं कैप कर देता हूं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि स्टेटमेंट लगाओगे तो उसके हिसाब से कैप ही आना चाहिए ना, कि कैप और यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या चाहिए, R21 का कैप, ये बराबर ऐसा होना चाहिए। क्या बच्चों स्टेटमेंट ओके? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। तो F21 बाय ऑफ क्या चीज, F21, ठीक, बराबर क्या चीज, माइनस ऑफ वेक्टर R21 बाय मॉड ऑफ क्या चीज बेटा, मॉड ऑफ R क्या चीज, 21, R21, मॉड ऑफ R21। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है ना? जल्दी बोलो। नो सर। तो यहां से वेक्टर जो फॉर्म आया, ये कितना आएगा देखो, तो ये वाला बेचारा ये इस तरफ चलाएगा, तो क्या होगा, माइनस का ये ऐसा रहेगा, और इनटू में क्या होगा, आपका R21 बाय मॉड ऑफ R21। सही है? बोलो। तो यहां से फर्दर Yes, sir. इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर क्या होगा, ये देखो, माइनस का क्या चीज, Gm1 M2 बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये R21, इसका मैग्नीट्यूड आपने ऑलरेडी R माना है, तो R का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल, ये आगे मैग्नीट्यूड, इनटू में देखो क्या होगा, R21 वेक्टर, अब आए इसका मैग्नीट्यूड R, ठीक, तो यहां से फाइनली सॉल्व करो तो क्या होगा, माइनस का Gm1 M2 बाय R का क्यूब इनटू में क्या चीज, वेक्टर R21। क्या समझ में आया? बोलो। यस सर। नोट कर लीजिए। Yes, sir. नोट कर लीजिए, हालांकि ये फालतू का टाइम वेस्टिंग टॉपिक है, ये कुछ भी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, टोटल यूजलेस, टोटल यूजलेस। एक बात मैं बता दूं, जिस बच्चे को ये ग्रेविटेशन लॉ याद नहीं रहेगा, भूल जाओ कि सवाल आपसे बनेगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, जल्दी से बोलो। ग्रेविटेशनल लॉ। एग्जैक्टली, नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, कर लिया नोट? यस। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा लोग, यहाँ पर वही चीज यहाँ पर समझाया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा कुछ मान लिया है मेरे हिसाब से, ये तो बात कंफर्म है। यहाँ देखो कुछ मान लिया, क्या माना है, देखो ये R12 क्या माना है कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B, A टू B ये माना है, यानी यहाँ पर R12 एक्चुअल में यूनिट वेक्टर किसके लॉन्ग लिया है, ये देखो ना, ये देख रहा है क्या, A टू B, यानी R12 एक्चुअल में ये है, मतलब R12 ये है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, किसके बराबर है, तो एक्चुअल में ये B का पोजीशन A के रेस्पेक्ट में, यही ना, जल्दी बोलो। यस। ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, B का पोजीशन A के रेस्पेक्ट में बता रहा है। ठीक है, ये तो मैंने वहां कुछ और माना था, यहाँ थोड़ा सा इसने उल्टा मान लिया है। क्या बच्चा लोग, कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, बोलो।
नो सर। अरे इसने उल्टा कर लिया यहाँ पर और कुछ नहीं है यहाँ पर, नहीं बात समझ क्या? देखो Yes, मैंने sir, आ गया। यहाँ पर देखो मैंने इसी चीज को मैंने क्या माना, देखो मैंने इसी चीज को क्या लिखा था आप याद करो, मैंने लिखा था किसका पोजीशन, ऐसे ऐसे करने का मतलब 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, मैंने ये माना था। लेकिन यहाँ क्या किया इसने, उल्टा मान लिया। नहीं समझा बात क्या? कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बेटे मैं जो बोल रहा हूं आप बात को समझो, मैंने जो माना था यहाँ माना था, इसमें क्या फर्क है ये बताओ, क्या फर्क है? देखो आप ये समझो कि यहां पर मैं तीर ऐसे चल रहा हूं तो ये पोजीशन वेक्टर आर होगा, लेकिन किसका होगा? बी का होगा, ए के रेस्पेक्ट में, बी का ए के रेस्पेक्ट में होगा, ऐसा होगा। लेकिन मैं 1 2 के हिसाब से करूं, मैंने क्या बोला था, ये मैंने बोला कि ये 2 का पोजीशन है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में, मैंने ये बोला था। लेकिन इस क्वेश्चन ने यहाँ पर देखो इस ये जो टॉपिक यहाँ पर जो मैंने ये बनाया पीपीटी, इसमें इसी चीज को इसने क्या कंसीडर कर लिया है, ये उल्टा कंसीडर कर लिया। उल्टा इसने क्या बोला, देखो इसके हिसाब से, इसमें जो लिखा है आप इसी के हिसाब से चलोगे तो इसके हिसाब से आप यदि यहाँ पर तीर लगाते हो, कहां का पोजीशन वेक्टर देखो, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी आप पोजीशन वेक्टर दिखाते हो, यूनिट वेक्टर, यानी इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हो, तो आपको इसे क्या मानना है, ये मानना है। तो जो मैंने माना इसका उल्टा ठीक है कि नहीं है बोलो, सारे बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए लग रहा है, जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर है। हाँ तो बस कुछ नहीं, अरे उल्टा हो गया तो क्या होगा, बस एक माइनस का साइन आ जाएगा और कुछ थोड़ी है, माइनस का साइन है। जैसे देखो यहाँ पर कि F12 है तो यहाँ पर क्या 2 1 के साथ माइनस आ जाएगा, बस वही उल्टा साइन हो जाएगा और कुछ नहीं यहाँ पर है। तो मैं देखो आपको समझा देता हूँ, बात को समझो सही से, यहाँ पर बात को समझो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो बेटे यहाँ पर F12 समझो बात को, F12 तो मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, इस बात से सहमत हो, मैग्नीट्यूड आएगा ही आएगा। और साइड में कुछ नहीं करो, आप यूनिट वेक्टर लगा दो, ये किसके अलोंग है। तो सबसे पहले देखो 1 2 कहां है, 1 2 ये है, 1 2 ये है, बात को समझो, 1 2 ये है, 1 2 देखो इस तरफ है। तो मुझे बताओ 1 2 आपका यहां पर वो R12 के दिशा में है या नहीं है? R12 इस तरफ है और आपका R21 इस तरफ है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। तो यहां पर F12 किसके दिशा में, ये बोलो। जल्दी से बोलो, टाइम नहीं इतना। R12 नहीं समझ आ रहा। अरे ऐसा क्या मैं बता रहा हूँ आपको, समझ नहीं है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ आपसे, आप यहाँ ध्यान से देखो पहले, यहाँ पर मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ, मेरी बात को समझो। यहाँ देखो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट देखो, ये क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर। यहाँ पर यहाँ देखो सही से, पहले मैंने एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर कहां से कहां है, ये किस कहां से कहां जा रही है, ये देखो ना पहले क्या लिखा है, पढ़ो यहां सही से, क्या लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। हाँ तो का मतलब क्या, कहां चलेगी, जल्दी बताओ सर इसमें जल्दी बी बोलो। जा मैं रहा यहाँ है पर ए ए के लूं, रेस्पेक्ट में। मैं देखो मैं पूछ के आ रहा हूं, आप ये बताओ कि यहाँ क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, मतलब कहां से कहां, बी से ए की ओर या ए से बी की ओर? ए से बी की ओर। ए से बी की ओर। ए से बी की ओर, यानी तीर यूं ऐसे, ये बोला है R12। नहीं आया बात समझ में तुम्हें? सर आपकी आवाज अटक रही है। बोलो यस सर। बेटा, वॉइस सभी को अटक रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सर सारे बच्चे कहें वॉइस? यस एक सेकंड सर। रुक जाओ। यस सर। मैं समझ रहा हूँ बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, इसका मतलब बिग प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो, 1 मिनट रुक जाओ। अभी बताओ क्या, अभी ओके है क्या? यस सर। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ना, ये मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, ये चीज आपको बस थोड़ा सा क्लियर मुझे करना है। देखिए ये पता है, ये आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर आप परेशान रहेंगे। ये चीज आपको बस समझ में आना चाहिए। देखिए ये मतलब यहाँ पर ये 1 2 है ना, 1 2 एक्चुअल में 1 2 यहाँ देखो, मैंने पहले लिखा क्या, उल्टा लिखा था मैंने, मैं भी कह रहा हूँ
कि इस वाले पार्ट में थोड़ा सा उल्टा कंसिडर कर लिया गया है, ठीक है। और कुछ नहीं है, एक ही चीज है, दोनों में सेम चीज है, कोई अंतर नहीं कंसेप्ट का। बस मान लिया, जैसे कोई मान लो कि कोई लेफ्ट को प्लस मान लेता है और कोई राइट को मान लो प्लस मान लेता है, बस वो मानने का है फर्क, और कुछ नहीं यहाँ पर है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, अच्छे से ना, सही से क्लियर करोगे अंडरस्टैंडिंग को, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मैं एक बार थोड़ा सा एक स्लाइड लेके मैं आपको समझा देता हूँ, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बेटा, दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, शांत होकर थोड़ा सा देखना सही से अच्छे से। देखो बेटा, देखो यहाँ एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या किया है ना। देखो यहाँ ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से देखना, सिचुएशन के हिसाब से हम चले तो इस ये जो है ना, ये कंटेंट इसमें दिया गया, उसके हिसाब से मैं बोलूं तो एक्चुअल में यहाँ ए है और यहाँ पर कौन है, बी है। तो ये M1 था और ये M2 था। बात समझ रहे हो क्या, जल्दी बोलो। यस समझ रहे हो सर। क्या? एग्जैक्टली। अब आप वही पीछे का आपको ना पोर्शन में आपको दिखाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, आपको ये पूरा समझ में आएगा, नहीं आने का चांस नहीं है। तो ए से बी यहाँ पर एक तीर चलाया गया है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम होगा बच्चों, मैं अभी कह रहा हूं ये प्रॉब्लम इसमें होगा, आप लटक जाएंगे, नहीं आप समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें बच्चे, ठीक है भाई। यहाँ देखिए ये तीर यहाँ पर चला है, तो यहाँ पर जो तीर चला ना बेटा, ये जो तीर चला है, ये वाला तीर, ये एक्चुअल में ये वाला तीर, आप ध्यान देखें, ये वाला तीर, ये तीर दिख रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। सारे बच्चों को ये तीर एकदम बिल्कुल क्लियर अपीयर रहना चाहिए। तो बच्चों मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये जो तीर मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला तीर, ये ठीक है बेटा, ये तीर ये वाला, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखेंगे, तो ये एक्चुअल में इस स्लाइड में मैंने जो बनाया ना स्लाइड, इसमें क्या माना है, यहाँ पर देखो, ये एक्चुअल में था किसका पोजीशन, ये एक्चुअल में बी का पोजीशन है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। एक्चुअल में इस स्लाइड में इसे क्या माना गया है, देखो आप यहाँ समझो बात, यहाँ लिखा हुआ है कि पोजीशन वेक्टर ए टू बी, इसे क्या माना गया है, आप देखो, जल्दी बोलो। R12। कंफर्म हो आप, पहले ये बोलो, कंफर्म हो। यस सर। यानी इसी चीज को क्या बोल दिया गया है, इसी चीज को R12 मान लिया गया। ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं, कोई दिक्कत भी मुझे नहीं है। अब बात को समझे, यहां पर बात को समझे। दूसरा मैं एक और सिचुएशन लेता हूं कि एग्जैक्टली मान लो ये ए है, ये आपका बी है, यहां से तीर यहां चला, यहां से तीर बेटा यहां चला, एक तीर यूं ऐसा चल गया, ठीक है, यूं ऐसे नहीं, अभी उल्टा थोड़ा कर देता हूं, उल्टा, हाँ, ये तीर एक्चुअल में ऐसे हो गया अभी। तो बेटा ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो अभी देखो एक्चुअल में किसका पोजीशन है, एक्चुअल में ए का पोजीशन है बी के रेस्पेक्ट में, ठीक। इसे देखो क्या बोला गया है, आप देखो यहाँ पर सही से, आप देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है देखो, बी टू ए, यानी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, इसे क्या माना गया, देखो ये माना गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आप देखो यहाँ पर बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर इसे क्या, एक्चुअल में इसे माना गया है क्या चीज, R21, R21, क्या बेटा ये ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। गया है, इस स्लाइड में दिखाया गया है। क्या बच्चों ये दिक्कत है या आपको कोई प्रॉब्लम इसमें हो रहा है? सर आ गया। मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या ये बात ओके, जल्दी से बोलो। यस यस सर। यस सर। 100%। यस यस सर। सर। हाँ, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप, यही मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई। यदि दिक्कत हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है तो कह देंगे हाँ सर दिक्कत हो रहा है। देखो ये छोटा छोटा चीज है बेटा, और छोटे छोटे चीज में लटक जाएगा ना तो फिर तो परेशानी है। तो मैं अभी दोनों केसेस लेके, दोनों केसेस पर इसमें तो स्लाइड के हिसाब से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, ताकि ये नोट्स चूंकि आपको यही मिलेगा, आप निश्चित रहें, नोट्स आपको यही मिलने वाला है, नोट्स कुछ आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो नोट्स भी आपका यही परमानेंट नोट्स है, इसी नोट्स के आपके हिसाब से आपको चलना भी है, ठीक। तो चलिए भाई यहाँ पर थोड़ा सा अकल लगाते हैं। देखिए तो मैं आपको ये समझाऊं सिंपल बात में, एक लाइन में। तो ये बेटा ए है, ठीक, यहां से तीर चला, ठीक, और ये है आपका कौन, बी।
तो ए से बी वाला जल्दी से बोलो कौन सा पोजीशन था, ए से बी जल्दी बोलो बिना देखे हुए। R12 भूल गया ना, देखो लिखा हुआ है ए से बी R12 एग्जैक्टली R12। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। बेटे अब से एक सवाल मैं पूछता हूं, इस पर जो फोर्स लगेगा बेटा ये M1 था और इस पर जो फोर्स लगेगा, मैं आपको एक छोटा सा फोटो अलग से मैं कर देता हूं, रुक जाओ गड़बड़ नहीं करो आप सही से। तो ये M1 था और यहां पर मैं M1 थोड़ा सा लार्ज बना देता हूं और यहां पर M2 बना देता हूं, ठीक बेटा। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन ये एक्चुअल में 1-2 था बेटा और ये आपका 2-1 था, हाँ कि ना? देख लो आप स्लाइड को देख लो अच्छे से, स्लाइड को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर यस सर। देख लो आप, ठीक है। तो ये चीज एक्चुअल में है यहाँ पर, ठीक है। सिचुएशन को समझ से चलिए अच्छे से। तो बेटा आपसे मैं पूछूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ इस सिचुएशन के हिसाब से देखो, आप नोट करना अच्छे से, आप ये स्लाइड के हिसाब से नोट करना बढ़िया रहेगा आपको, स्लाइड के हिसाब से नोट, क्योंकि फिर रिवीजन तो आपको यही काम देगा लेके। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कि F12 की मैं बात करूं तो F12 एक्चुअल में क्या होगा, आप समझो बात को, डायरेक्ट में देखो एकदम डायरेक्ट में बता रहा हूं। तो F12 एक्चुअल में ये आपका पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? ये R12 के, ये बोलो पैरेलल या एंटी पैरेलल R12 के, ये बोलो। पैरेलल है यहां देखो, लेकिन मैंने पहले क्या मान लिया था, मैंने पहले उल्टा केसी मैंने लिख लिया था, ठीक है। हालांकि वो भी बिल्कुल सही था, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ सिचुएशन में ये उल्टा लिखा हुआ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो यानी इस स्लाइड के हिसाब से हम देखें बेटे, ठीक है। तो F12 पैरेलल टू R12, क्या बच्चों आपको दिक्कत है? बोलो नो सर। नो सर। आप ये समझो कि ये मैं यहां ऐसा कर रहा हूं, यहां पर ध्यान सुना देखो, यानी ये चीज बराबर क्या चीज, क्या चीज, ये चीज, यू नो इट? यस सर। एग्जैक्टली बेटे ये बताओ कि यहां पर ये यू बाय मॉड ऑफ यू ऐसा बराबर ऐसा लिखना सही रहेगा? बोलो यस यस सर। सर 100%। यस सर। गर्ल्स में कोई अभी कह रही थी इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, जवाब नहीं है आपका। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ना में जवाब दो लेके, Yes, sir. एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, आ रहा है समझ में? Yes, yes, sir. हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़। बेटा आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अब आप देखो सही, देखो ये मैं एक बार और बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी काम आएगा, ये ध्यान रख लें। इसलिए कृपया आप इसे अच्छे से देखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो वैल्यू आएगा बेटा, ये तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मॉड ऑफ F12 बेचारा इधर चलाएगा, इधर साइड में क्या होगा R12 बाय मॉड ऑफ R क्या चीज 12, अरे यार कहाँ भाग रहा है, हाँ R12, ये आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो बेटा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगा एक्चुअल में क्या आएगा? देखो ये तो आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, Gm1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। अब साइड में क्या बचेगा? तो R12 अब बाय इसका मैग्नीट्यूड आप R मान लो, सीधा सी बात है, यही बोल रखा है सवाल में R। तो बेटे आप यहां देखो यहां सही से, तो आपको क्या समझ में आएगा? Gm1 M2 अपॉन R का स्क्वायर, और नहीं सॉरी ये R क्या हो जाएगा, R का क्यूब हो जाएगा ना, समझ बात को, R का क्यूब। यस सर और इनटू में क्या होगा R12। एक्चुअल में इस स्लाइड के हिसाब से ये होना चाहिए था। क्या ये बात समझ में आ रहा है पूरे सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर क्लियरिटी 100% क्लियरिटी है ना? यस सर। यस यस सर सर। अब एक सवाल है, एक सवाल, मेरा सवाल सुनना बेटे, ये बताओ कि F21 सुनना अच्छे से, F21 माइनस ऑफ F12 था, यू नो इट? यस सर यस सर। यस सर। क्यों ऐसा था? न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, मालूम है ना? यस सर। Gm1 M2 अपॉन R का क्यूब, साइड में बेटे क्या लगा हुआ है R12 के ऊपर तीर। देखो ये यूनिट वेक्टर है क्या? नो सर हाँ यही गड़बड़ी करता है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ देखो ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए सो डोंट बी कंफ्यूज, ये ध्यान रखिए आप।
आप ये कंफ्यूजन इसमें हो, तो ये ध्यान रखिए ये चीज। ओके बच्चा लोग, Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से आप इसे कॉपी कर लें, कॉपी कर लें। स्लाइड के हिसाब से बिल्कुल मैंने बता दिया, ये ध्यान रखें। अच्छा बेटा एक और सवाल मेरा, एक और सवाल, मन नहीं भरा मेरा इससे। ये R12 क्या माइनस ऑफ R21 है? Yes, बोलो, Yes, sir. 100% कंफर्म हो? Yes, sir. ठीक है बेटा, कंफर्म हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर F12 बराबर GM1 M2 बाय R का क्यू, ठीक है। क्या मैं इसके जगह ये रिप्लेस कर सकता हूं माइनस का R21? क्या कहते हो? yes, sir. तो क्या हो जाएगा? Yes, sir. माइनस का GM1 M2 बाय R का क्यू और इनटू में क्या चीज, इनटू में क्या चीज, R21 वेक्टर। आया बात समझ में? Yes, sir. बस Yes, sir. कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखो। बस टोटल यहाँ पर टोटल एकदम, बस वेक्टर का ज्ञान आपके पास है तो आपने जंग जीत लिया। वेक्टर आपके पास नहीं है तो समझो सब बेकार है। क्या बच्चा लोग ये ओके? जल्दी से बोलो, Yes, 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 sir. sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. स्लाइड की ओर हम बढ़े क्या? Yes, sir. चलो बेटा अगले स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या है बेटा, देख लो। तो ये सब कुछ तो आपका ओके है, ये सब कुछ मुझे समझा के कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये छोटा छोटा पॉइंट्स आप ये ध्यान रखना और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये मिल ही जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो ये बताओ, ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये वही है ना, देखो अभी जो मैंने समझाया था, देखो क्या है, वही चीज है ये वाला, Yes, देखो। sir. Yes, तो sir. जो रिजल्ट मैंने समझाया वही आपको यहाँ है और कुछ नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ चलो, तो देखो इसमें कुछ नहीं है, अभी ऑलरेडी मैंने बता, देखो कि यहाँ पर जब वो लिखा है कि द वैल्यू ऑफ जी इन लैबोरेटरी वाज डिटरमाइंड बाय क्या चीज, भाई टॉरिजनल बैलेंस सिखाता है वो वाला, क्या वो होता है ना, वो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग को घुमा दोगे तो क्या होता है, स्प्रिंग फिर से घूम नहीं जाता है क्या? मान लो मैं आपसे एक बात पूछूं, ये एक स्प्रिंग है, ठीक। स्प्रिंग में मान लो एक डंडा लगा दो यूं ऐसा, और इसको आप ऐसे घुमा दो तो स्प्रिंग फिर से क्या होगा, अपने ओरिएंटेशन में वापस घूम के आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। Yes, Yes, sir. sir. yes, एग्जैक्टली sir. उसी के हिसाब से ये निकाला गया था, ठीक है। ट्विस्टिंग बैलेंस से, ठीक है। आगे अपना वो देखते रहना भाई आगे का, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक आप आगे चल के पढ़ेंगे टॉरिजनल पेंडुलम के बारे में। कहाँ पढ़ोगे मालूम है? कहाँ पढ़ोगे मालूम है? एसएचएम में पढ़ोगे टॉरिजनल पेंडुलम। कहाँ पढ़ोगे? कहाँ पढ़ोगे टॉरिजनल पेंडुलम? एसएचएम में पढ़ोगे। एक्चुअल में टॉरिजनल पेंडुलम होता क्या बेटा, मैं आपको समझा दूं सही से, देखो ये एक बॉडी होता है, ये एक हैवी बॉडी होता है, एक हैवी सा बॉडी होता है यूं ऐसा, ठीक है। तो इसको हम कहीं पर कील लगा देते हैं, तो बेटा ये कील लगा दोगे तो क्या इसके बाद ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ऑसिलेट नहीं करेगा क्या? बोलो Yes, sir. करेगा ना, ये कंफर्म है? बोल। Yes, इसका sir. कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है, मान ले इसको तू क्या कर, थोड़ा सा मान ले इसको हिला दे तो क्या होगा, ये इसके बाद ऐसे टू एंड फ्रो ये घूमने लगा, ऑसिलेट करने लगा, तो इसी पे हिसाब से निकाला गया था, ठीक है। तो भाई ये ध्यान रखें आप, ठीक है। इसमें मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जी का वैल्यू बेटा इतना होता है, क्या मैंने अभी पहले बताया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये Yes, ध्यान रखिए, sir. ये एसआई यूनिट में है। एसआई यूनिट कहने का मतलब एमकेएस में है, ठीक, एमकेएस में। अच्छा इसका सीजीएस वैल्यू भी होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये सीजीएस में है। नाम कभी सुना है सीजीएस का? कहना सर हम तो पहली बार सुन रहे हैं। Yes, No, sir. sir. हाँ क्या होता है सीजीएस का सुनेगा। मतलब? सेंटीमीटर ग्राम एग्जैक्टली देखो, बस ये ध्यान रखना, सीजीएस वाला ये और ये दोनों में ये ध्यान रखना। तो मेनली देखो आपको क्या याद रखना है, सीजीएस वाला ध्यान रखना कि एमकेएस वाला ध्यान रखना है? MKS वाला. एमकेएस का ध्यान रहेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लोगे बाद में। बाकी ये डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन निकालने आता है कि मैं निकाल दूं? Sir, Yes, sir. आता है. निकाल दूं? No, sir. No, अरे sir. बोल दो कोई बच्चा, निकाल दूं? No, sir. No, चलो sir. ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कहना तब पीटूंगा भाई। देखो अब लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड
अपॉन नेचर ऑफ साइज ऑफ बॉडी लिखा हुआ है ये। मतलब ये ध्यान रख लो, जी कांस्टेंट होता है फॉर एवरी टाइप ऑफ बॉडी, चाहे वो काला हो, पीला हो, नीला हो, टीडा हो, मीडा हो, किसी भी टाइप का बॉडी हो, हर एक के लिए जी क्या होता है, सेम होता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई एक बॉडी था बड़ा एकदम सुंदर सा दिख रहा था, उसके लिए जी का वैल्यू बढ़ गया, एक खराब सा था, बिल्कुल भद्दा सा था, उसके लिए जी का वैल्यू बदल गया। कैसा है क्या? नो सर। जी सेम फॉर ऑल, ये ध्यान रखें। अगला लिखा देखो, अगला क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन बॉडीज। वाह वाह, क्या बात है, कितना शानदार पॉइंट। देखो मतलब अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पर एक मास है, एक मास मान लो बेटे यहाँ पर है ये एम डैश। अब इसके बीच में हो सकता है कि मान लो फोर्स यहाँ आप ये रहे, ठीक है, एफ, यहाँ भी एफ है फोर्स, ठीक। तो ये मान लो पूरा सेटअप आपने रख दिया, मान लो कहां पर रख दिया, अभी एयर में रख दिया, ठीक। तो आपने निकाला, मान लो ये निकल के आया 10 न्यूटन। कितना निकल के आया बोलो? 10 न्यूटन। लेकिन पूरा सेटअप आप डाल दो कहां पर, मान लो यही पूरा सेटअप आप डाल देते हो किसी लिक्विड में। देखो सेपरेशन क्या है बच्चा लोग, सेपरेशन सेम वही आ रहा है, सेपरेशन को मैं नहीं बदल रहा, ये एम है और ये एम डैश था, सेपरेशन एग्जैक्टली वही आर है, और ये लिक्विड में आपने डाल दिया है, लिक्विड में रख दिया है। तो अभी भी इन दोनों के बीच फोर्स निकालोगे ना सेम डिस्टेंस पे बच्चा लोग, तो फोर्स का वैल्यू थोड़ा सा क्या होगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? सेम घट रहेगा। जाएगा। एग्जैक्टली सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, कह देना हाँ सर क्या बात है बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा, तो ये ध्यान रखें। तो ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत? नो सर। No, हाँ चलिए भाई, तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पर हो, अगला पॉइंट क्या देखो शानदार सा लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा है कि यहाँ देखो ये पॉइंट तो अपना ओके भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है जहां पे ये रखा हुआ है। अगला बोला है कि एज जी इज वेरी स्मॉल हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स आर वेरी स्मॉल। वाह, ये ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने कभी बताया होगा जब मैं फोर्स स्टार्ट किया था, याद है बच्चों? याद है फोर्स Yes, स्टार्ट sir. किया था तो मैंने बोला था कि सबसे जो छोटा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। इससे ग्रेटर कौन होता है, याद है? Yes, sir. Weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स। इससे ग्रेटर कौन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे ग्रेटर कौन सा फोर्स होता है मालूम है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद है कि नहीं याद है? यस Yes, Yes, sir. sir. यस सर। इन सब का रेशियो भी बोला था, याद है? इन सब का रेशियो मैंने लिखाया था, Yes. क्या रेशियो लिखाया था बोलो? इन सब का रेशियो मैंने लिखाया था, एक बार देखना कॉपी, आप लोग भूल चुके हो रेशियो, ठीक है। इन सब का रेशियो भी मैंने बता रखा है, ठीक है, कितना होता है। 10 का पावर क्या था 1 ऐसे करके, फिर क्या था -2, फिर क्या था, फिर 13, फिर 39 ऐसे करके मैंने बता रखा है, एक बार देख लेना कॉपी। तो क्या बच्चों ये Yes, ओके sir. बोलो? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हालांकि छोटा छोटा चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में लिखा है, या देखिए कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अरे क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीज, अभी बोला नहीं क्या, पहले भी बोलो, बोलो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. मैंने पहले बोल रखा है। अब देखो यहाँ लिखा है, देखो ये बड़ा शानदार साइड में लिखा है, देखो लिखा है जबकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होता है। ये कोई बताने वाली बात है क्या? आप याद करिए, एक चार्ज प्लस है, एक और प्लस है, तो क्या था, रिपल्सिव फोर्स है यहाँ लगेगा। लेकिन एक Yes, प्लस sir. एक माइनस है तो अट्रैक्टिव लगेगा, ये सब जान रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मैं बात करूं तो नेचर में अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है, इस पे हमें डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट पूरा ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। Yes, sir. ये ओके है। अगला देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन पार्टिकल्स। देखो ध्यान से, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट। देखो अभी बोला ना कि मतलब आप जरा सोचो, आप पार्टिकल, अभी जस्ट मैंने समझाया था कि आप एक पार्टिकल यहां लो, एक पार्टिकल यहां लो, ये आप मतलब एयर में रख के इन दोनों के बीच फोर्स निकालो, और इसे आप मान लो किसी लिक्विड में रख के इन दोनों के बीच फोर्स निकालो, सेम डिस्टेंस पे, तो फोर्स आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यही बोला था ना, कुछ देर पहले बोला था ना अभी। यस सर। अरे ये भी समझा नहीं क्या, बोलो जल्दी से। यस सर। सर समझ आ गया। सभी बच्चों को आगे समझ में?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ देखो यहाँ लिखा है कि जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो और चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, पता है एक चीज मैं बताता हूँ, सुनना, बड़ा खतरनाक सा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा। देखो पता है कि एक आप मान लो आप यहाँ पर चार्ज रख दो, ठीक है, अब ये दोनों वैक्यूम में है ना, फोर्स निकालो और सेम डिस्टेंस आप किसी लिक्विड में रख के निकालो, फोर्स का वैल्यू कम मिलेगा, कम मिलेगा फोर्स। क्या बोला मैंने, जल्दी से बोल, क्या बोला? कोई एक बच्चा रिपीट करेगा जल्दी से। मान लो कि मैंने चार्ज लिया, एक यहां पर चार्ज, एक यहां पर चार्ज, दोनों के बीच मान लो मैंने फोर्स निकाल लिया, ठीक, एयर में निकाला, ठीक है, एयर में निकाला, Fa आया। अब यही चीज मैं निकालूंगा कहां पर, यही सेम डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं मैं फोर्स, कहां पर, लिक्विड में निकालूंगा, Fl मिला, ठीक, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, सेम डिस्टेंस है, तो कौन ज्यादा होगा, Fa ज्यादा होगा, Fl कम होगा। लिक्विड यानी जैसे जैसे डेंस मीडियम में जाएगा ना, तो क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, घटने लगता है। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये ध्यान रखें। तो ये पॉइंट क्लियर है, बोलो? Yes. Yes, sir. एग्जैक्टली ये ध्यान रखें। तो बच्चा लोग ये क्लियर रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी बच्चे को? ओके बच्चों? Yes, sir. आप, मुझे लग रहा है कि ये फोटो आपको एक बना लेना चाहिए, सारे बच्चे एक फोटो बना लेंगे, सारे बच्चे एक फोटो बनाएंगे डब्बे के अंदर। ये m मास है बेटे, यहाँ पे एक दूसरा मास है m डैश, डिस्टेंस d, दोनों के बीच में यहाँ फोर्स F, यहाँ फोर्स F। ओके, यदि ये मान लो 10 है न्यूटन, ये भी है 10 न्यूटन, 100%, ये बेटे एयर था। अब यही सेटअप मैं कहां रखता हूं, यही मैं रखता हूं किसी अदर मीडियम में। मेरी मर्जी मैं लिक्विड रखूं तो किसी को तकलीफ भी होगा क्या? No, बोलो, sir. सेपरेशन सेम है, लेकिन ये लिक्विड है बेटा, लिक्विड में रखा है। तो अभी निकालो फोर्स F, तो ये भी 10, और यहां निकालो तो भी ये क्या होगा, 10 न्यूटन का होगा। इज दैट ओके? जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, लिख sir. लो, लिख लो। लिख लिया, बोलो? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट देखो यहां पर है कि ये आपने लिया, देखते हैं किसी को, आगे बढ़ो, जल्दी बोलो, Yes, आगे sir. बढ़ो। मैं आगे देखो, यहां लिखा है कि इट इज होल्ड गुड ओवर अ वाइड रेंज। याद करो मैंने पहले बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज का होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हैज लॉन्ग रेंज, आप ये लिख लीजिए एकदम आसान भाषा में, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज लॉन्ग रेंज। इसी पॉइंट को लिख लीजिए बच्चों, ये आपको पीडीएफ, ये नोट्स मैं कह रहा हूं, आप नोट करते चलो, जो मैं लिखा हुआ है सब कुछ लिख लिया, बोलो? Yes, sir. ये पॉइंट जितने भी पॉइंट आप लिख रहे हो, या आप ये नोट्स के भरोसे कि नोट्स मिल ही जाएगा मुझे? No, sir. लिख रहे हैं. हाँ लिखते चलो भाई, नोट्स मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं अभी भी कह रहा हूं, बट लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि मतलब नोट्स आपको मिलेगा तो एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, ये आप नोट करो जो मैं बोलते चल रहा हूं। तो ये इसके जगह आप यहाँ जो है ना, इसके जगह आप क्या मैंने बोला लाइन लिखने को, जल्दी बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स हैज लॉन्ग रेंज। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो भाई ये सब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक चीज यहाँ देखो, ये भी लिखा हुआ देखो, इट इज फाउंड ट्रू फॉर इंटरप्लैनेटरी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है, बोलो? मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान सुना, ये इसका बड़ा मतलब खतरनाक है। देखो मतलब ये मैं आपसे बोलूं कि देखो आप सुनो सही से, मतलब दो एटम ले लो, ठीक है बेटा, एक एटम ये है और एक एटम ये है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इनके बीच में लगेगा। या मान लो एक आपका प्लैनेट यहां पर है, एक प्लैनेट यहां, इनके बीच में भी लगेगा फोर्स, मतलब छोटे से छोटे डिस्टेंस पे भी लगेगा और लार्ज से लार्ज डिस्टेंस के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। नहीं आया बात समझ में? Yes, sir. देखो यहाँ पर, अरे बेटे इंटरप्लैनेटरी का मतलब क्या होता है, नहीं मालूम है क्या तुमको? Planets के बीच में. तो दो
प्लैनेट के बीच में। अब यहां देखो, दो प्लैनेट के बीच लगेगा लगेगा ही। अब यहां से क्या लिखा है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एक छोटे से एटॉमिक डिस्टेंस में दो पार्टिकल है उनके बीच में भी लगेगा। ये बात समझ में Yes, आया बोलो sir. सभी बच्चों? Yes, sir. एग्जैक्टली। ये पॉइंट आपने यहां तक ले लिया, बोलो Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अरे ये बड़ा खतरनाक है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? देखो जो भी सेंट्रल फोर्स होगा इसका अपना एक आइडेंटिटी है, जो मैं बताऊंगा ना इसे आप अच्छे से नोट करेंगे। मान लो कोई लिख दिया, मैं बताता हूं, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं यहां समझा रहा हूं सेंट्रल फोर्स के बारे में, सुन लो। सेंट्रल फोर्स के बारे में सुनना सही से, सेंट्रल फोर्स का क्या मीनिंग होता है आप सुनेंगे सही से। देखिए तो सेंट्रल फोर्स का चक्कर क्या होता है, देखो भैया सुना अच्छे से। सेंट्रल फोर्स कभी मान लो आ गया, आपसे पूछा गया सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो कोई बच्चा मेरे हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यदि कोई बच्चा कंफ्यूज होता है इसका मतलब गड़बड़ है, वो नहीं सही से समझ रहा है। देखो जैसे मान लो कि मैं आपको समझाऊं, आप ऐसे समझो कि एक बॉडी में लेता हूं, ठीक है, एक बहुत लार्ज सा बॉडी लेता हूं, ये बड़ा सा बॉडी है बेटे। इस बॉडी के अंदर एक पार्टिकल यहां पर है, इतना समझदार हो, एक पार्टिकल यहां मैंने ले लिया, ठीक, और एक पार्टिकल मैंने यहां ले लिया, दो पार्टिकल है। बेटे ये बताओ कि अब मुझे बताओ कि यहां पर एक पार्टिकल, इसका मास मान लो क्या है, m1 है, और इसका मास मान लो m2 है, ठीक। तो अब मुझे ये बता दो कि इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो फोर्स होता है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं, जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो न्यूटन को थर्ड लॉ को ओबे करने का मतलब क्या, इक्वल एंड अपोजिट का चक्कर होना चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. तो इक्वल, इन दोनों को मिला भी मैं देता हूं, इन दोनों को मिला दूं तो एग्जैक्टली ये ऐसा सिनेरियो ऐसा बन गया है, ठीक है बेटा। तो इक्वल एंड अपोजिट मतलब एक ऊपर होना चाहिए फोर्स तो एक नीचे होना चाहिए फोर्स, यही ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे। बच्चों मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे यही होना चाहिए ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. गलत है sir. बेटे, गलत है, मैं बता रहा हूं सुनना, ये गलत है, सुनना आप सही से। देखो सही क्या है मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या ना, देखो मैं यही बस देखना चाह रहा था कौन बच्चा बोल रहा है कौन बच्चा नहीं बोलना चाह रहा है, मैं यही बस देखो। एक्चुअल में ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स पता क्या होता है, वो फोर्स जो हमेशा दोनों पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आए। तो इनका लाइन ज्वाइनिंग देखो ये इस दिशा में है, ठीक है भाई। तो जो भी फोर्स इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आ रहा है ना, वो फोर्स हमारा क्या होगा, सेंट्रल फोर्स, मतलब सेंटर टू सेंटर वाला। इसका सेंटर एक दूसरे के सेंटर की ओर लगे, इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रल। बात ये आपको समझ में आया कि अभी भी आप बिल्कुल कॉमा में हैं, जल्दी से बताओ। Sir, Sir, आ आपकी गया। वॉइस थोड़ी अटक रही Yes, है। sir. समझ आ गया. अरे बेटा अभी भी वॉइस अटक रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो बीच Yes, में sir. अच्छा हो सकता है, अभी क्या करो, इंटरनेट सही से चल नहीं रहा, प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अभी अभी ओके है या नहीं ओके है? Sir, okay. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने इतना मैंने नहीं क्या हो बोला, रहा। देखो आपसे कल को कोई पूछेगा कि ये सर जी सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो ध्यान से सुन ले अच्छे से। सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स। लिखो लिखो जो मैं बोल रहा हूं, सेंट्रल फोर्स इज such type of force, central force is such type of force, central force is such type of force which always act along line joining centers of two particles, centers of particles। अब आप समझ में, बोलो पॉइंट। Yes, sir. एग्जैक्टली आप ये फोटो बना लीजिए। एक और बात बच्चा लो, एक और बात बच्चा लो, तेरे को कंफ्यूज मैं करूंगा अभी, ध्यान से देख। ये हाँ देख, तीन पार्टिकल मैंने लिया है,
मेरी मर्जी, मैंने 3 पार्टिकल लिया, M1, M2, M3, ठीक। तो हर एक पर मुझे दिखाना है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कैसे मैं दिखा दूं, जल्दी से बता दो। देखो इन दोनों पर क्या होगा, इसके अलोंग होगा, मतलब क्या, देखो इसके कारण इस पर क्या होगा, इसके अलोंग होगा, ठीक। यानी ये एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट पर है 2 के कारण, और ये इस पर फिर एक्शन डिरेक्शन के हिसाब से क्या आएगा, सेकंड पर 1 के कारण। अभी देखो क्या होगा, अभी अगला पॉइंट सुनना, भी अगला मैं अलग लेकर से दिखा रहा हूं, यहां देखो, हाँ अगला पॉइंट ये बेटा है कि इस पर फोर्स क्या आएगा, इस पर भी तो फोर्स लगेगा ना, इस पर किसके कारण, इसके कारण इस पर कितना फोर्स होगा, तो वो होगा इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग इसके अलोंग आएगा, क्या बच्चों, ओके बोलो, इसके अलोंग आएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, F3 होगा, यानी थर्ड पे 1 के कारण, और इस पर क्या होगा, फिर थर्ड लॉ के हिसाब से इस पर भी आएगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। नो सर। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इसके अलोंग होगा, और ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पे, नहीं ये 2 है ना बेटा, ये 2 होना चाहिए था ना, मैंने यस गलती सर, कर 2 दी। होगा ना। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होगा सब, देखो हालांकि लाइन टेढ़ा बना दिया, लेकिन ध्यान रखना लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होगा बच्चों, कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। अब इस पर इसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हमेशा ध्यान रखें, तो ये 3 पे 1 के कारण, और ये 1 पे 3 के कारण। मुझे लग रहा है कि जो बच्चा ये समझ लिया ना, समझो पूरा जंग जीत लिया, क्या बात को क्या बोलो, यस Yes, सर। sir. सेंट्रल फोर्स का मतलब Yes, तुम्हें sir. समझ में आया, क्लियर बोल, हाँ सर आ गया समझ में, हम समझ गए क्या होता है, यस सर, Yes, sir. Yes. यस Yes, सर। sir. बढ़े, आगे बढ़े, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. चलो भैया आगे बढ़ता हूं मैं, एग्जैक्टली मैं बात करूं यहाँ पर, मान लो 4 पार्टिकल लूंगा, ठीक है, तो 4 पार्टिकल मैं लेता हूं, तो क्या होगा देखो, इसके कारण, देखो यहाँ ध्यान से, इसके कारण, यानी इसके कारण इस पर क्या होगा, इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग सीधा इसकी ओर, और ये इधर लगाएगा, इस पर इस तरफ यूं ऐसा, ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही हमेशा होगा, क्या बेटी बात समझ में आ रहा है, जल्दी से बोलो, Yes, sir. एग्जैक्टली ये ध्यान रहे, ये आप नोट कर ले आप सही से, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ू मैं, सर, बोल बेटा। सर अगर कोई 2 मास कांटेक्ट में रहेगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा? देखो लगता है, बिल्कुल लगता है, नो प्रॉब्लम, लगता है, क्यों कोई दिक्कत इसमें क्या, सर तो उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम, मतलब एकदम नेग्लिजिबल लगता है, मैं रहेगा तो बताता कैसे हूँ, देखो लगेगा? आप यदि एटॉमिक लेवल पर देखना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। देखो आपको लग रहा होगा कि एक बॉडी मान लो ये है, एक बॉडी ये है, हो सकता है देखो ये बॉडी जैसे अर्थ ही है, तो अर्थ के मैं टच में चला जाऊं, तो क्या मतलब ये अर्थ के सरफेस को मैं टच कर दूं, तो सरफेस के साथ मेरा डिस्टेंस 0 हो गया है, लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लेते हैं ना, याद करिए, यस सर, यस सर। भूला, भूल गए ना, बोलो जल्दी बताओ, डिस्टेंस हम कैसे लेते थे, आप याद करो, मैंने लिखा है वहां स्टेटमेंट, मैंने क्लियर बोला भी है यस कि सर। डिस्टेंस जो हम लेते हैं, डिस्टेंस हम कौन सा लेते हैं, सेंटर से। टू, हाँ यही चीज तो आपको समझना है, जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये बात क्लियर है, बोलो, यस सर। हाँ यस सर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो आप 2 बॉडी मान लो टच भी हो जाएगा, टच भी कर जाएगा, तो क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 0 होगा क्या, बोलो, नो सर, नो नो सर। नो सर। आया बात समझ में, यस यस सर, सर। आगे बढ़ूं, यस सर। आगे बढ़ूं, यस सर। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सारा पॉइंट्स इधर का हो गया खत्म, ठीक है भाई, सेंट्रल फोर्स होता है, और है ले, क्या लिखा है देख, कि अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 इंटरैक्टिंग बॉडीज, इंटरैक्टिंग का मतलब क्या, अरे आकर्षण करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले, यस सर, ओके बोलो, यस सर। सर। ये है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, क्या है कि इट इज 2 बॉडी इंटरेक्शन, मैंने पहले बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम जो डिफाइन करते हैं ना, एक्चुअल में 2 बॉडी के बीच में हम डिफाइन करते हैं, सिंगल बॉडी के लिए तो होता ही नहीं डिफाइन, ओके बोलो, यस सर। यस सर।
Yes, sir. ठीक है बेटा, तो किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देखिए अब आगे लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल। मुझे बता कि एक, मैं पीछे स्लाइड पे जाता हूँ, पीछे वाले पे। तो हालांकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको इरेज करके बताना चाहिए तो बढ़िया रहेगा बेटे। जस्ट 1 सेकंड बेटा। हाँ देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जरा सोचो, यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे मान लो एक पार्टिकल मैंने यहां लिया, एक पार्टिकल मैंने यहां लिया। सुना बेटा, सुना अच्छे से। ये m1 है और ये m2 है, ओके है। और एक पार्टिकल मान लो मैंने यहां पर लिया। कितने पार्टिकल हैं जल्दी बोलो? 3 पार्टिकल है। तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ये F12 या F21, क्या वो इस पे डिपेंड करेगा, ये थर्ड पे? बोलो। नो सर। नो सर। सारे बच्चे जवाब देंगे? नो सर। नो बोलो सर। सभी लोग। कभी डिपेंड नहीं करेगा बेटे। आप ये समझो, ये डिस्टेंस डी है ना, तो आप ये सोचो कि F21 या F12 जो भी आप लिखना चाह रहे हो, तो एक्चुअल में ये क्या होगा? ये Gm1 m2 अपॉन d का स्क्वायर होगा, ये होगा एक्चुअल में। तो आप ये गौर से देखो ना, ये तो थर्ड मास तो ये कहीं आ ही नहीं रहा है दो पार्टिकल के बीच में फोर्स का। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये फोटो बनाओ और नीचे एक लाइन लिखो कि फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम m3। लिखो, फोटो बना के नीचे लिखो। फोटो बना लिया सब लोगों ने? सर तो वो M3 वैसे ही रहेगा ना? हाँ ऐसे ही है, वो रहे ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। आया बात समझ में? यस सर। बिल्कुल, मतलब m3 रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला किसी थर्ड से। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। तो स्टेटमेंट में लिखा हूं, यस सर। नीचे लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 gravitational force between m1 and m2 is independent from presence or absence लिखना, presence or absence of third mass लिख ले बच्चा लोग। यस सर। एग्जैक्टली तो ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हो ही गए यहाँ पर। ये थर्ड से क्या होता है, अदर पार्टिकल से ये क्या होता है, वो उसे डिपेंड ही नहीं करता, उसे इंडिपेंडेंट होता है। तो जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। Yes, sir. आगे बढ़ते में चलो। आगे लिखा है कि अब अगला लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, तो क्या लिखा है? देखो, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। वैलिड कब होता है? अब जरा सोचो, मैं आपसे पूछता हूं, आपसे क्या, वो ध्यान सुनो बच्चा, ध्यान सुनो, देखो इसी में समझाता हूं मैं। जरा सोचो कि एक पार्टिकल है यहाँ पर, सपोज ये m पार्टिकल है बेटे, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ है। मैं सबको बाकी को इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपने हालांकि नोट तो कर ही लिया होगा पूरा, तो थोड़ा सा ध्यान से आप सभी बच्चे देखेंगे अच्छे से, तो क्लियरिटी आपको अच्छे से मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है। जस्ट 1 सेकंड बेटा। देखो यहाँ से अगला मैं ये कहता हूं कि आप ये समझो सिचुएशन को कि कई सारे पार्टिकल्स हैं। यहां देखो भी ध्यान से, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। थोड़ा लाइन ये हल्का टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, खैर आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां एक पार्टिकल, यहां एक पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल बेटे। तो मैं चलो मुझे ये बता दो, तो इस सबका नाम लिखता हूं मैं, m1 m2 m3 mn, और इसको मैं कर देता हूं कैपिटल M। बेटे इस पर क्या होगा, देखो इन दोनों के कारण, देखो यहाँ पर बात को समझना अच्छे से, नहीं तो तोता उड़ा देगा ये पूरा, ये इतना खतरनाक है ना ज्ञान, ये उड़ा देगा तोता। देखो तो देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक आएगा फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, F1 से। मतलब F1 क्या है, देखो इसके कारण इस पर फोर्स, अब देखो इसके कारण भी तो देखो इन दोनों के बीच में भी तो लगेगा, इन दोनों के बीच में भी तो लगेगा, इसके कारण इस लाइन के लॉन्ग होगा। क्या बच्चा ओके है, जल्दी से बोलो। यस सर। ध्यान से देखो, देखते चलना सही से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। इसके लॉन्ग होगा, इसको F2 कर लो बेटे। इसी तरह ये इसके लॉन्ग भी होगा, ये क्या चीज F3 मान लो। इसी तरह इसके अन्वय कारण इस पर होगा, Fn होगा। अब एक मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल है कि ये जो M पार्टिकल है कैपिटल M, इस पे कितने फोर्स है। देखो हर एक कारण देखो, फोर्स ऑन कैपिटल M ड्यू टू M1 M2 Mn, ये हर एक कारण देखो F1 F2 एक्चुअली बहुत सारे लग रहे हैं यहाँ पर। तो मैं पूछूं आपसे कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल M इज कितना होगा F नेट, तो आप क्या बोलोगे। क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप आंख बंद करोगे, बोलोगे सर जी सबको वेक्टर सम कर देना, क्यों इतना पका रहे हैं मुझे, कुछ नहीं करो सबका वेक्टर सम कर दो। और एक्चुअल में यही नेट फोर्स निकालना ही सुपरपोजिशन कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल एक फोर्स है तो सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। सुपरपोजिशन मींस क्या, सुपरपोजिशन का मतलब ही होता है, माइंड में सेट कर लीजिएगा, सुपरपोजिशन का मतलब ही होता है क्या चीज, वेक्टर सम। वेक्टर सम, क्या पॉइंट ओके, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ तो जल्दी से Yes, कॉपी कर लेंगे, जल्दी से कॉपी कर लेंगे। आया बात सभी लोगों को समझ में। यस सर। कोई ऐसा भी बच्चा है जो एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है कि हाँ सर क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे एक दो तो, दो बच्चा तो भागा है अभी, दो बच्चा। अच्छा बेटा ऑडियो अभी क्लियर है ना, कि ऑडियो में अभी भी दिक्कत है। सर क्लियर है। नो सब क्लियर है। सर क्लियर है। क्लियर है, तभी नोट हो गया पूरा ये वाला। yes sir. इरेज करके आगे बढ़ूं, यस बोलो। सर। चलिए तो यहाँ पर आपने देख लिया भाई कि भाई इंडिविजुअल फोर्स के क्या होता है, वेक्टर सम के बराबर देख लिया। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या देखो कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है, मैनी बॉडी अट्रैक्शन। ये तो खैर दिमाग लगाना ही नहीं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है। तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज में ही है, देखो यहाँ फिर वही जो मैंने समझाया कि क्या होता है कि देखो सबसे वीक नेचर का कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मालूम है ना। यस बोलो यस सर। Yes sir. एग्जैक्टली। हालांकि मैंने 4 टाइप का फोर्स बोला था, यहाँ 3 दिखाया है, लेकिन 4 टाइप का फोर्स होता है, मालूम है ना बच्चों। यस Yes सर। sir. बोलो। यस सर। हाँ कौन, पहले सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फिर उसके बाद कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स जो था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, यही ना बच्चों। यस Yes, सर। sir. Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। खैर ये सब खत्म कहानी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा अगला पॉइंट, द रेशियो किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 10 का पावर -43 के ऑर्डर में दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसे जो याद करेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। बोलो हाउ सर जी, काहे को ऐसा बोले हमको। देखो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात को, सुनो 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 बेटा, ये आपने नोट कर लिया, जल्दी से बोलो। यस सर। Yes sir. तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोल तो, क्या होता है मतलब, वेक्टर सम। क्या होता है, वेक्टर सम। भाई बोलो आप सभी लोग, व्हाट डू यू मीन बाय Vector सुपरपोजिशन। वेक्टर सम, हाँ आप ये समझ आओ। आपसे कभी बोल दिया सुपरपोजिशन, मतलब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये मेरे से वेक्टर सम करने को कह रहा है, वेक्टर एडिशन करने को कह रहा है, ये ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। हाँ किसी बच्चे को लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ सर ये मुझे दिक्कत इसमें हो रहा है, तो बताइए। देखिए मैं ये बोल रहा हूं आपको कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बीच में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लें और इसके बीच में मैं फिर निकालता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बेटा मैं जो बोलूंगा आप सीधा आंख बंद करके माइंड में सेट कर लो, क्यों का ना नुकुर मत करना। देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फंडा होता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर, एग्जैक्टली होता है ऐसी फॉर्मूला। देखो बस मास के जगह चार्ज आ गया, G की जगह K आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है।
सब कुछ सेम है, मैं अभी भी कह रहा हूं सारे फंडे सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर E का वैल्यू देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया वो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो K का वैल्यू होता है ना बेटा, वो होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, याद रहे तो बहुत खुशी की बात है। और E का मतलब क्या चीज, 1 पॉइंट आपने पढ़ा हो तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 का स्क्वायर। अब बाय में क्या चीज, R का स्क्वायर। एक इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हो गया। दूसरा इसी तरह से आप बात करें यहाँ पर कि भाई मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें यहाँ पर, तो ये भी ये तो इलेक्ट्रिक, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, तो ये भी मैं निकाल देता हूं भाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, Fg की बात करूं मैं तो ये आएगा Gm1m2 अपॉन R का स्क्वायर। तो G आपको पता है क्या चीज, 6.67 इंटू 10 का पावर क्या चीज -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर बाय R का स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन 2। तो बेटे अब से क्या बोला है कि रेशियो निकालना है, यानी Fg बाय Fe का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है। जब रेशियो निकालोगे तो आप गौर से देखो कि दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने के बाद R स्क्वायर का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, आपको केवल मिलेगा क्या चीज 6.67 इंटू 10 का पावर -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम का स्क्वायर होता है। और नीचे में इधर क्या बचेगा आपका 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये बचेगा, सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 का पावर जो भी आए, ये एक ऑर्डर में अप्रोक्स में आएगा, समथिंग 10 का पावर -41 जो भी आता है ये इसके ऑर्डर में आएगा। क्या बच्चों -43 है, तो माइनस के 43 के ये ऑर्डर में आएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, आपको अप्रोक्स में ये मिल जाएगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है, जल्दी से बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। तो ये मैथमेटिक्स से आप ये इतना तो गणित आप घर पे लगा लेना, इसे नोट कर लो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, रेशियो ऑफ, लिख लो रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स and electrostatic force between two electrons, लिख लिया, बोलो Yes, sir. ट्रेस करके आगे बढ़ूं। Yes, sir. यस सर। नोट हो गया सभी बच्चों का? Yes, sir. चलिए बच्चा लोग ये खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखो कि यहां देखो ये लिखा हुआ है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। ये कंजर्वेटिव शब्द आ गया ना, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये कंजर्वेटिव ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं देखो कंजर्वेटिव ध्यान रखिएगा। ये आपसे कल को पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, जल्दी बोलो। कंजर्वेटिव। आपसे मेरा एक सवाल है बेटा कि कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या होता है, ये बता दो, जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, ध्यान दो। कंजर्वेटिव फोर्स में कितने टाइप के फोर्स आते हैं मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट भी कर लेना, नीचे लिख लो, नीचे लिख लो। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं, नीचे लिख लो। अरे कंजर्वेटिव फोर्स लिख लेंगे सही से। मैं आपको सिंपल लाइन में समझा देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए एक्चुअल में मैं आपको ये बताऊं, यहां देखो बच्चों, यहां पहले समझो बात को। आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है, बोलो बेटा, जल्दी बोलो। हाँ ना में यस सर। तो वहां तो पढ़ा होगा फिर तो कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो आप ए से बी जाते हो इस रास्ते से, ठीक, तो ए से बी गए इस रास्ते से, तो कितना वर्क करना पड़ा W1, नहीं आ बात समझ में। फिर हम वापस आते हैं किसी भी अदर रास्ते से, मान लो यूं ऐसे, कहां, यहां पहुंचते हैं, ठीक। तो आप चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाई वर्क डन कहां से कहां जाने में, A to B जाने में, ठीक। और फिर ये वर्क डन कहां से कहां, देखो कैसे हम करें, तो ये वर्क डन एक्चुअल में है B to A आने में, ठीक।
तो ये यदि फोर्स, क्योंकि किसी बॉडी को ले जाओगे तो 100% बॉडी पर क्या होगा, कोई ना कोई मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, कैसे मुझे मालूम चलेगा? तो आंसर आता है भैया कि ए से बी जाने में कितना वर्क हुआ, प्लस बी से ए, मतलब उसी इनिशियल पॉइंट पे आने में कितना वर्क हुआ। यदि इन दोनों का सम यदि 0 है ना, तो समझ लो ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आया बात समझ में? यस सर। एग्जैक्टली। अच्छा यही बात मैं बोलूं नॉन कंजर्वेटिव होगा तो फिर क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव में बोलो, कंजर्वेटिव में क्या होगा? तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा बेटे, ध्यान से सुन लो। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा कि मतलब यही सेम चीज, मतलब ए से बी जाना प्लस कहां से कहां, बी से कहां बोलो, बी से ए आना, ठीक है। तो बी से हम ए आते हैं, तो यहां पर जो वर्क डन है ना वो नेट आपका 0 नहीं है, वो नॉन 0 के बराबर है। इसका मतलब फोर्स आपका क्या है, यहां पर नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव बच्चों, क्या बात समझ में आया? बोलो यस सर। यस सर। एक्चुअली आप ये ध्यान रखें इस बात का। तो कंजर्वेटिव में कौन कौन सा आता है? देखो कंजर्वेटिव में आपका पहला तो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल। दूसरा आपका आता है स्प्रिंग फोर्स, आप लिख लें स्प्रिंग फोर्स। तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख लिया? बोलो ये 3 फोर्स खास करके आपके कौन से फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों। क्या आपने लिख लिया? जल्दी से बोलो। यस सर। क्या आप लोगों ने नहीं लिखा? सर लिख लिए। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव में कौन है? सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है, जल्दी बोलना। नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव, ठीक। तो ये ध्यान रखें। तो कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है जो एक क्लोज पाथ में चलता है ना। मैं ये बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को। जैसे आप यहां से चल रहे हो घूम घाम के, फिर से आप यहां से चल के घूम घाम के यहीं पहुंच गए ना ए पे, ए से चले ए पे पहुंच गए, क्लोज पाथ में आपने घूम लिया, ए टू ए चल रहे हो। तो ए टू ए चलने में आपका वर्क डन टोटल क्या रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बात ओके है? यस सर। Yes, लिखना sir. है ये पॉइंट, जल्दी लिखो। आपसे एक पहला सवाल बेटे, आपने पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ईमानदारी से बोलो, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा सभी बच्चों का। क्या आपने पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? No, sir. नहीं पढ़ा था, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अभी पढ़ लिया ना? Yes, sir. Yes. आगे बढ़ूं? सर Yes, sir. बोलो। सर अभी दूसरी क्लास भी है अच्छा कितने बजे से है? सर, 6:15 से। अच्छा कोई बात नहीं, 5 मिनट ऊपर हो जाएगा। कौन, किन सर का है? ओम सर का। अच्छा कोई बात नहीं है, वो भी सर एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी एंड करता हूँ ना। तो ये थोड़े देखो, अभी सबसे बड़ी बात है ना कि जल्दी मैं एंड नहीं करूंगा सिलेबस, तो परेशान तुम लोग भी रहोगे, ठीक है। इसे लेकर थोड़ा सा टेंशन मुझे भी है, क्योंकि कल शायद पिछले क्लास में भी राज सर का थोड़ा सा मैंने टाइम लिया। क्या करोगे, अभी थोड़ा सा टाइम का भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा मैं, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? नो सर। Yes, sir. तो ये ध्यान रखें, कोई बच्चा परेशान ना हो, हताश होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है भाई, बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी प्रकार का? नो सर। नो सर। तो आगे बढ़े? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। आपने देख लिया यहाँ पर भाई, ठीक है भाई। तो ये कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, मतलब पास से इंडिपेंडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्शन रिएक्शन का पेयर है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बच्चों ओके बोलो। यस सर। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। यहीं पर प्रॉपर्टी जो भी अनाप शनाप है वो सब खत्म हो चुका है। कोई बच्चा यदि चाह रहा हो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। लेना चाह रहे हो क्या बैक वाले पार्ट का? जल्दी बोलो, क्विकली बोलो। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ठीक है, ले सकते हो, मैं बैक कर लूंगा। Yes, sir. अदरवाइज लेना चाह रहे हो क्या? Yes, sir. चलो भाई, लेना चाह रहे हो तो यहां लेके नहीं, यहां का ले लो, जल्दी से लो, क्विकली लो। हो गया? ले लिए सर। यहाँ का
हो गया सर। Yes, sir. ये लेके क्या करो, हाँ ये Yes. कर लो, हो गया। Yes, sir. यस सर। ओके है, हो गया। Yes, sir. इसका लो, Ready, हो sir. गया। अब ये तो जान ही रहे हो यार, ये बता ही रखा ना अब ये, ठीक। Yes, ये sir. ये ध्यान रखना, मतलब मैं इस देखो यहाँ पर बोला है, देखो कि एक पॉइंट देख लो यहाँ पर कि द ग्रेविटेशन लॉ स्टेट दैट 2 पॉइंट मास, जो ग्रेविटेशन लॉ है ना एक्चुअल में वो 2 पॉइंट मास के लिए है, सेंटर टू सेंटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि देयरफॉर एनी आर्बिट्ररी फाइनाइट, मतलब किसी टाइप का मैं लेता हूं तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो मतलब ये चीज एक्चुअल ग्रेविटेशन लॉ यहाँ पर अप्लाइड नहीं हो पाता है, यदि यहाँ पर इस टाइप का शिप है तो ओके है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। गॉट इट? यस सर। यहाँ लिखा है ना, देखो आर्बिट्री मतलब कोई भी दाया बाया सा शेप का लोगे तो उसके लिए वैलिड नहीं है, बट लिखा हुआ है कि इफ टू बॉडीज आर यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेपरेशन आर में भी टेकन सेंटर टू सेंटर बोला, तो ये इसके लिए ओके है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे स्फेरिकल है तो ओके है, ये कि टेढ़ा मेढ़ा शेप का लोगे तो नॉट ओके। क्या बच्चों ये ओके? जल्दी से बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसका भी आगे बढ़ते हैं। हो गया? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम अगले क्लास में करें, डिस्कस तो चलेगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेशन यहीं पे Yes, एंड sir. करूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज जितना मैंने पढ़ा है वो पीडीएफ डाल दूं ग्रुप में? Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा सर। मुझे बता ईमानदारी से बोलना सभी बच्चों, क्योंकि मैं 2 मिनट का समय लूंगा, क्लास पॉइंट करूंगा 2 मिनट। आज ईमानदारी से बोलना कि मैं देखो, हालांकि चूंकि व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पेन टाइप पे पढ़ाया ताकि ये नोट्स भी आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो आज जितना पढ़ा है ईमानदारी से 100% सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बेईमानी कोई नहीं Yes, करेगा, sir. क्लियरली बोलेगा सभी लोग। कितने लोगों को समझ में Yes, आया? हाथ sir. ऊपर कर दो ईमानदारी से, जिनको समझ में आया ईमानदारी से हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। अरे बहुत लोग अभी भी हाथ नहीं, केवल 10 लोग का, 11 12, चलो बढ़ रहा है बिल्कुल। तो चलो बेटा मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, सेशन एंड करता हूँ क्योंकि सर को पढ़ाना भी है, ठीक है भाई। तो मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक बेटा। तो अगले सेशन में मिलते हैं, Thank you, एक sir. साथ सबको बाय बाय बेटा। थैंक यू Yes, सर। sir. Thank you.